सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना। दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप एक बार फिर नई जनरेशन की एयरशिप्स प्रोजेक्ट में हैं। हम फिर से लाइव हैं। आपके साथ हमेशा की तरह मैं गेन्नादी बाबानिन और कंपनी एरोनोवा के तकनीकी निदेशक फ्योडर कोंस्टांतिनोव। हाँ दोस्तों, सभी को नमस्कार। हाँ, आज हम जनवरी महीने की खबरों के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है हम सबसे दिलचस्प से शुरू करेंगे। वो कौन सी है? एरोल। हमारा वाला कैसे उड़ा, परीक्षणों में उसने खुद को कैसे दिखाया, सभी को जानना बहुत दिलचस्प है। और ये उड़ानें फिर कब जारी होंगी? हाँ दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है। लगता है आज हम पहली बार लाइव आ रहे हैं। त्योहार के बाद। हाँ, नए साल के बाद। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि नया साल बीत गया। जनवरी ऐसा महीना है, बहुत छोटा सा, और आमतौर पर सबको बहुत देर लगती है, समझ रहे हो, रफ्तार पकड़ने में। इस पर ढेर सारे मीम्स भी हैं। इसी बात को लेकर कि जनवरी में काम करने का मन नहीं करता। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि हम सीधे बहुत ही एक्टिव होकर उड़ान भरने लगे। हाँ, काम में। असल में किसी को ठीक से आदत भी नहीं छूटी थी, और हमारे साथ तो ऐसा भी हुआ। आप जानते हैं, हम पुराने ऑफिस से इस वाले ऑफिस में शिफ्ट हुए थे, और इस ऑफिस में अगर कहें तो फाइनल तौर पर हम नए साल से ठीक पहले आ गए थे। अभी तक सारी सिस्टम सेटअप भी नहीं हो पाई थी, जैसे ऑफिस में एंट्री की व्यवस्था। और फिर नए साल की छुट्टियों में भी कर्मचारी ऑफिस आने की कोशिश कर रहे थे, कई दिन लगातार, लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इस बिल्डिंग में लिफ्ट बंद कर दी गई थी। सीढ़ियों से ऊपर जा सकते थे, लेकिन वहां दरवाजे पर पास काम नहीं कर रहा था। हाँ, मेरा मतलब है कि कोई भी काम से पूरी तरह अलग नहीं हो पाया था। हाँ, असल में हम किस लिए आए थे? फिलहाल सब कुछ काफी अच्छा, तेज और व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। और असल में हो क्या रहा है? हाँ, अभी गेन ने एरोलेट के बारे में पूछा था। क्या आपने वीडियो देखा? एरोलेट उड़ रहा था, और वह काफी अच्छी क्वालिटी के साथ, स्थिरता से और कई बार उड़ा। क्या कहना चाहेंगे? यह एक नया अनुभव था। यह बिल्कुल अलग मशीन है। यह नोवा 01 नहीं है। देखिए, नोवा 01 है, उसमें थोड़ा सा ओवरवेट होने की समस्या है, लेकिन फिर भी है। और अगर उसके सारे इंजन बंद कर दिए जाएं, तो वह धीरे धीरे डूबने लगता है। लेकिन एरोलेट में ओवरवेट की समस्या ज्यादा है, वह धीरे धीरे डूबने का इरादा नहीं रखता। और अगर नोवा 01 की बात करें, उदाहरण के लिए, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, और जो जानते हैं उनके लिए दोहराता हूं। उसमें सिर्फ 2 प्रोपेलर हैं, और वे एक ही घुमावदार बीम पर लगे हैं और एक साथ घूमते हैं। और नोवा 01 को उड़ाने के लिए, उदाहरण के लिए, हम प्रोपेलर को घुमाते थे, जिससे ऊपर की ओर, लेकिन एक कोण पर थ्रस्ट बनती थी। यही उड़ान के लिए सबसे फायदेमंद दिशा है। और आप शर्तियां गैस बढ़ा सकते थे और फिर उसे बंद कर सकते थे, और वह ऐसे उछलती थी और फिर धीरे धीरे उड़ती थी। और इस तरह, मोटे तौर पर कहें तो, थ्रस्ट के छोटे छोटे इंपल्स देकर नोवा 01 को हवा में रखा जा सकता था। तो एरोनेट के साथ ऐसी कहानी काम नहीं करती।
वह लगभग क्वाडकॉप्टर की तरह व्यवहार करता है। सभी प्रोपेलर, उदाहरण के लिए, वर्टिकल घुमाए जाते हैं, वर्टिकल थ्रस्ट दी जाती है और वह वर्टिकल उड़ान भरता है। और अगर कुछ गलत हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से वह काफी तेजी से गिरेगा। ऐसा कहने का मन करता है, लेकिन नहीं कह सकते। वह डूबेगा। और उसकी, कैसे कहें, उसकी एरोडायनामिक शेप के सारे फायदे वे असल में स्पीड पर ही दिखते हैं। जब प्रोपल्सिव मूवमेंट शुरू होते हैं, यानी जब वह आगे उड़ना शुरू करता है, तब उसका बॉडी काम करने लगता है, एरोडायनामिक्स देता है और अतिरिक्त लिफ्टिंग फोर्स पैदा होती है। और इसी वजह से शुरू में उसे उड़ाना, उसे स्थिर करना वगैरह सब कुछ बहुत डरावना था। लेकिन बाद में जब बहुत सारी अलग अलग बातें सामने आईं, जैसे कि अगर नोवा 01 में एक ही घुमावदार बीम पर 2 प्रोपेलर होते हैं, तो एरोलेट में पहले से ही क्वाडकॉप्टर स्कीम के हिसाब से 4 प्रोपेलर होते हैं और हर इंजन आज़ाद है और दूसरों से स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। लेकिन यह सब एल्गोरिदम पर निर्भर करता है, जाहिर है, जो हम उसमें डालते हैं। और देखिए, इन इंजनों के घूमने के मैकेनिज्म से ही बारीक सेटिंग्स शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने इंजन एक्स को 15 डिग्री आगे घुमा दिया। मैं तो 90 दिखा रहा हूं। चलिए 90 डिग्री आगे घुमा दिया, फिर उसे वापस उसके होम पोजीशन में लाते हैं। लेकिन वह फिर भी, मतलब, वह जैसे तैसे वापस आ तो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ढीलापन रह जाता है। और बस इसी थोड़े से ढीलेपन की वजह से ही डिवाइस हवा में अस्थिर व्यवहार करने लगता था। और ये सारी छोटी छोटी सेटिंग्स, जब आप इंजनों को एक दिशा में घुमाते हैं, फिर उसे फिजिकली देखते हैं, सब कुछ नापते हैं, फिर सुधार के लिए कोएफिशिएंट्स लगाते हैं। जैसे आपने घुमाव छोड़ा, इंजन वापस आया और फिर उस सुधार कोएफिशिएंट के हिसाब से उसे थोड़ा और घुमा दिया। और यह हर दिशा में करना पड़ता है और इसमें कई तरह की बातें होती हैं। इसके अलावा ब्लेड्स भी अलग अलग तरह से काम करती हैं। भले ही वहां लिखा हो कि वे प्लस माइनस एक जैसे हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैलिब्रेशन के बाद, जैसा आपने वीडियो में देखा, अब यह स्थिरता से ऊंचाई बनाए रखता है और शानदार ढंग से मंडराता है। यह टैंक और विमान की तरह मुड़ता है क्योंकि आखिरकार यह उड़ता है। नोवा 0 ऐसा नहीं कर पाती थी। नोवा 01 में एक टेल रडर डिवाइस है जो उसकी पूंछ में स्थित है। वह हवा में स्थिर रह सकता है, लेकिन उतना सक्रिय या नियंत्रित नहीं है जितना कि एरोलेट। एरोलेट उड़ सकता है और लगभग वहीं, यानी एक ही जगह पर घूम सकता है। 01 में ऐसा एक बार भी नहीं हो पाया। इसके अलावा एरोलेट बहुत स्थिरता से ऊंचाई बनाए रखता है। नोवा 01 में ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि आपके पास बल का जो बिंदु है वह ऊर्ध्वाधर शक्ति, वह बीच में स्थित है। और अगर हल्की सी भी बॉडी में हिलना डुलना शुरू हो जाए, चाहे वह हवा की वजह से हो या किसी और कारण से, तो फिर यह असंभव हो जाता है। यहाँ एक धुरी है जिसके चारों ओर वह हिलता डुलता है वगैरह। यहाँ चूंकि सब कुछ अलग अलग है, इसका अपना एक फायदा है। डर तो लगा ही था, यह स्वाभाविक था। क्या अगली नोवा 01 वर्जन में अगर हमारी नई मॉडल्स में 4 से 4 प्रोपेलर होंगे तो ऐसी संभावना होगी? हाँ, बिल्कुल। नोवा 01, मैं याद दिला दूं, असल में नोवा 2 एयरशिप की एक कॉपी है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यह सबसे उपयुक्त छोटा एयरशिप नहीं है। और एरोलेट भी अभी सबसे उपयुक्त एयरशिप नहीं है। बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ मुश्किल है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमने उस समय नहीं सोचा था। दिमित्री सर्गेविच ने भी उसके विकास के दौरान नहीं सोचा था। खैर, इस साल हम एक आदर्श मॉडल बना लेंगे। एक आदर्श छोटा क्लासिक आकार का एयरशिप भी और एक आदर्श हाइब्रिड एयरशिप भी। और फिर जाहिर है, बड़ा वाना 2, तो इस साल कम से कम 3 यंत्र हमें हवा में उड़ाने ही हैं, और शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि अभी और भी हैं। हाँ, हो सकता है ये इस साल न हो, या शायद हो भी जाए। दुबई से भी तो ऑर्डर आए हैं, उनके बारे में बाद में बताएंगे। हाँ, सबसे अधिक संभावना है कि जो क्लासिक आकार का उपयुक्त एयरशिप है वह 2 प्रोपेलर वाली स्कीम पर नहीं होगा, बल्कि 4 या शायद 6 प्रोपेलर वाली स्कीम पर होगा। क्या ऐसी अवधारणा पर भी विचार किया जा रहा है?
हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। असल में जो बड़े एयरशिप होते हैं, जो सच में बहुत बड़े होते हैं, नोवा 2 पर 2 प्रोपेलर हैं, क्योंकि यह सबसे न्यूनतम संभव बड़ा यानी गंभीर एयरशिप है। और जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ता है, इसकी ऊर्जा क्षमता भी बढ़ती है। और यह न्यूनतम ऊर्जा क्षमता है, इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन बड़े एयरशिप्स में किनारे पर बहुत सारे प्रोपेलर और इंजन होते हैं, और जितने ज्यादा हों उतना अच्छा, उतना ही ज्यादा नियंत्रण में रहता है वगैरह। और छोटे एयरशिप में भी ऐसा ही होना चाहिए। 4, 6, 8, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सवाल एक जैसा है, वे अलग अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमने वाले, स्वतंत्र या निर्भर, ये सब डिटेल्स हैं। लेकिन हाँ, क्लासिक वही रहेगा। उसी तरह की मैन्यूवरिंग की क्षमता के साथ। वैसे एयरशिप पर जो खास बात थी, शायद अगर एयरड्रोम पर बर्फ न होती तो वह शायद खुद ही हैंगर के अंदर लगभग घूम सकता था, बाहर निकल सकता था। नहीं रुको, वह तो वैसे भी खुद ही हैंगर में घूम जाता था और खुद ही बाहर निकल जाता था। हाँ, बस हमने उसे थोड़ा सा संभाल लिया था। हाँ, जहां बर्फ थी वहां थोड़ा सा धक्का दे दिया था। हाँ, और वहाँ इंजन इतना ताकतवर है कि जब हम उड़ान भरने ही वाले थे तो हम उसे लगभग तोड़ ही बैठे थे, लेकिन सब ठीक रहा। हमने उसे वापस सुरक्षित उतार लिया। और दिमा ऑरलोव, जो हमारे कंट्रोल सिस्टम के डेवलपर है, वहीं हमारे ऑपरेटर भी हैं। तो उन्होंने सोचा, बहुत जबरदस्त तरीके से घुमाना है। असल में जब वह प्रोपेलर को थोड़ा सा घुमाते हैं, थोड़ी सी थ्रस्ट देते हैं, तो एरोप्लेन जमीन पर खड़े खड़े या हवा में रहते हुए भी कहीं भी तुरंत घूमने लगता है। फर्क बस इतना है कि हवा में वह वर्टिकल थ्रस्ट की कमी को थोड़ा सा और जोड़कर पूरा कर लेता है। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम धीरे धीरे घूम रहे थे, लेकिन यहाँ जमीन पर उसने अचानक बहुत तेज घुमाने का फैसला किया और एरोप्लेन, मुझे नहीं पता, एक पल में ही लगभग 45 डिग्री घूम गया। और यह कोई छोटी चीज नहीं है। 20 मीटर लंबा, लगभग 5 मीटर चौड़ा। और आप सोचिए, वह अपनी धुरी के चारों ओर 45 डिग्री एक सेकंड में घूम गया। वह झटका इतना तेज था कि फ्रेम मुश्किल से ही बच पाया। अगर वह फ्रेम सख्त होता तो टूट ही जाता। लेकिन क्योंकि इंजन उसी दिशा में लगे हैं, वे शेल पर टिके हुए हैं। ऊपर नीचे की दिशा में फ्रेम उन्हें पकड़ता है, लेकिन इस दिशा में वे शेल पर टिके रहते हैं। शेल ने थोड़ा लचीलापन दिखाया, इसलिए फ्रेम नहीं टूटा। लेकिन यह सब देखकर हम सब सच में डर गए थे। देखिए, वह खुद से मैदान पर चल सकता है, खुद से हैंगर में जा सकता है और बाहर आ सकता है। लेकिन एक लेकिन है, वह ऐसे करतबों के लिए थोड़ा छोटा है। अगर मौसम बिल्कुल शांत हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही हल्की सी भी हवा या हलचल होती है, खासकर जब वह हैंगर से बाहर निकलता है, तो वहां तरह तरह की टर्बुलेंट धाराएं बन जाती हैं जो बिल्कुल भी अनुमानित नहीं होती, और वे उसे भारी करना पड़ता है। इसी वजह से हमने उसके लिए यह रोबोटिक ट्रॉली बनाई है, जिससे उसे हैंगर में लाने ले जाने में मदद मिल सके, खासकर नोवा 01 के लिए। हम इसे नया साल आने से पहले ही बनाना चाहते थे, लेकिन दुबई के लिए बहुत सारी मेहनत लग गई और सब कुछ टल गया। अब सब कुछ डिजाइन हो चुका है, सामान खरीदा जा चुका है और जल्द ही असेंबली शुरू हो जाएगी। आखिरकार एक रोबोटिक ट्रॉली होनी चाहिए जो उसे यानी नोवा 01 को बाहर निकालेगी। इसका मतलब है कि यह एरोप्लेन के साथ चल सकती है, मदद कर सकती है, बाहर निकाल सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना है कि यह सब कुछ एक साथ काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होंगे। कुल मिलाकर यह उसे काफी भारी बना देगी। मूल बात यह है कि जब हम एरोप्लेन को बाहर ले जाते थे तो हमारा काम बस इतना था कि हमारा भी कुछ वजन होता है, ताकि छोटी सी एयरशिप को हवा हैंगर से न टकरा दे। हम उसे कुछ वजन दे देते हैं। यह रोबोटिक ट्रॉली काफी भारी होगी, यह उसे सही जगहों से पकड़ेगी और अब वह आसानी से खुद ही उसे धक्का दे सकेगा, या फिर ट्रॉली उसे खींच सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यह ट्रॉली यूनिवर्सल होगी, यूनिवर्सल माउंटिंग के साथ? और क्या यह किसी भी एयरशिप के लिए उपयुक्त होगी? हाँ, हमारे छोटे एयरशिप्स के लिए तो हाँ, लेकिन यह फिर भी एक प्रोटोटाइप है, सिर्फ प्रक्रियाओं को परखने के लिए। शर्तिया तौर पर कंट्रोल सिस्टम की टेस्टिंग के लिए,
जैसे कंट्रोल सिस्टम को मोटे तौर पर कमांड दी जाती है कि कनेक्ट हो जाओ, वे एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, एल्गोरिथम काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव डिवाइसेस काम करते हैं। यह तो साफ है कि खुद मैकेनिकल डिवाइसेस अलग अलग होंगे, आगे के आकार वगैरह के हिसाब से। यानी छोटे एयरशिप्स के लिए, हाँ, हम छोटे एयरशिप्स के लिए एक जैसे बनाएंगे, जैसे नोवा 2, और इसी साइज के लिए हम एक जैसे बनाएंगे, लेकिन आपस में वे अलग अलग होंगे। खुद ट्रॉलियां अलग होंगी, फ्रेम्स अलग होंगे, लोड्स, दिमाग एक जैसे होंगे, हाँ, एल्गोरिथम भी शायद एक जैसे होंगे, लेकिन बड़े के लिए शायद 2 चाहिए होंगे या शायद 3 चाहिए होंगे। ये सब हमें आगे समझ में आएगा। तो अब इस एरोलेट के बारे में, जो परीक्षण हमने अब तक किए हैं उनसे क्या निष्कर्ष निकले, और आगे निकट भविष्य में हम क्या परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं, और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगला चरण हम कब टेस्ट करने की योजना बना रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, हम मॉस्को क्षेत्र में हैं, असल में मॉस्को में, और हम मॉस्को क्षेत्र में उड़ान भरती हैं। अगर आप मौसम पर नजर रखती हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें काफी ज्यादा बर्फ ने ढक लिया है। यहां तक कि हवाई अड्डा भी बर्फ से ढक गया है और कुल मिलाकर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। हमने भारी बर्फबारी में भी उड़ान भरी है, लेकिन उस समय बर्फ भी थी और मौसम शांत भी था, तो कह सकते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी थी। तो जैसे ही मौसम की स्थिति हमें मौका देगी, हम उड़ान जारी रखेंगे। अब तक हमने क्या अभ्यास किया है? हम आराम से उड़ान भरते हैं और उतरते हैं, हम हवाई अड्डे के क्षेत्र में इधर उधर जाते हैं, लेकिन हमने अभी तक तेज क्षैतिज उड़ान में प्रवेश नहीं किया है। यानी अब तक हम शर्तिया तौर पर क्वाडकॉप्टर की तरह उड़ रहे थे, हमने बॉडी की डायनेमिक्स को शामिल नहीं किया था। बॉडी की डायनेमिक्स लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर शामिल होगी। जब आगे उड़ना शुरू करेगा, तब बॉडी काम करना शुरू करेगी। अभी तक हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। इसके कई कारण हैं, जिन्हें सुरक्षा तकनीक और उड़ान परीक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। हमने ये सब पार कर लिया है, अब बस इस क्षैतिज उड़ान में जाना बाकी है, जो पूरी तरह से असली होगी। और जैसे ही अच्छा मौसम मिलेगा और हवाई पट्टी साफ कर दी जाएगी, आपके मन में सवाल आ सकता है, क्या उसे साफ नहीं किया जाता? हाँ, साफ नहीं किया जाता। और बात यहां तक पहुंच जाती है, नए साल के बाद सफाई की गई, लेकिन नए साल से पहले, यानी जैसे ही नववर्ष की छुट्टियां खत्म हुईं, तभी रनवे की सफाई शुरू हुई, क्योंकि यह या नहीं है, यह एक छोटा निजी हवाई अड्डा है और सब लोग छुट्टियों पर थे, वगैरह वगैरह। और आम तौर पर अगर वहां उड़ानों के लिए कोई आवेदन नहीं है और वहां एक प्रशिक्षण केंद्र भी है, और अगर प्रशिक्षण केंद्र में भी कोई कक्षाएं नहीं है, तो कोई भी कुछ भी साफ नहीं करता। हमारे लिए ही सफाई की गई थी। जब हम पहुंचे तो हमारे हैंगर के सामने सफाई कर दी गई थी। हाँ, अनुरोध पर। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। और हम वहां पहुंचे तो जाहिर है। वैसे हमारा हैंगर सबसे किनारे पर है, जैसे कि पता नहीं जानबूझकर या नहीं, लेकिन किसी वजह से वहां तक कोई नहीं पहुंचता था। यानी हमें जाना पड़ा, अनुरोध करना पड़ा कि खास हमारे हैंगर तक ट्रैक्टर आए और सफाई करे। क्योंकि जगह बहुत बड़ी है, ट्रैक्टर सिर्फ एक है और ये सब कामकाज है, इसमें ईंधन लगता है जब ट्रैक्टर सफाई करता है, और वहां हवाई पट्टी के गेट हमेशा खुले रहते थे। मैंने पूछा, क्यों? आप तो हमेशा कहते हैं कि गेट बंद होने चाहिए, लेकिन ट्रैक्टर वाले थक गए थे बार बार गेट खोलना बंद करना, और पास में ही की फ्यूल स्टेशन है, बिल्कुल हवाई पट्टी के साथ। ट्रैक्टर तो बस फ्यूल भरवाने के लिए बार बार वहीं जाता है। खैर, इसमें पैसे तो लगते ही हैं, यह तो समझ में आता है। खैर, जैसे ही मौसम ठीक होगा, हम फिर से उड़ान जारी रखेंगे। हम नोवा 01 और एरोलेट दोनों पर उड़ान भरने की योजना बना रहे हैं। एरोलेट पर हम उड़ान परीक्षण जारी रखेंगे और अब पूरी तरह से क्षैतिज उड़ान में जाएंगे, जिसमें हम बॉडी की एरोडायनामिक्स के डेटा भी इकट्ठा करेंगे। और नोवा 01 के लिए वैसे सॉफ्टवेयर में भी काफी बड़े बदलाव हुए हैं। पहले मैप ऊपर से दिखता था, जैसे कि गूगल मैप्स में हम देखने के आदी हैं, या बाकी सभी मैप्स की तरह वह सपाट होता था। आप उसे ऊपर से देखते थे और सपाट मैप पर कुछ चीजें इधर उधर चलती थी, साथ ही ऊंचाई सिर्फ अंकों में दिखाई जाती थी।
अगर किसी को कहीं इसकी ज़रूरत होती थी, जैसे हमें ज़रूरत थी, तो हम उसे सिर्फ अंकों में ही देखते थे। अब शर्तिया तौर पर मुझे याद नहीं कौन, ये तो मिलाद से दोबारा पूछना पड़ेगा। हमारे पास 3D मैप है। हमारा सॉफ्टवेयर अब ऐसा है कि जब आप उसे खोलते हैं तो आप एक 3D मैप देखते हैं और आप 3D में देख सकते हैं कि कौन सा डिरिजेबल कहाँ है और वह 3D में कैसे मूव कर रहा है। यानी अब 2D नहीं बल्कि 3D यूं कहें। हाँ, और यह ऑपरेटरों के लिए समझने के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए बहुत सुविधाजनक हो गया है। और यह सब नए साल की छुट्टियों के दौरान हुआ। वहाँ शर्तिया तौर पर लड़के पूरे साल यह सॉफ्टवेयर बना रहे थे और नए साल की छुट्टियों में ही उन्होंने इसे 3D मैप पर शिफ्ट कर दिया। हाँ, तो बात यह है कि कोई भी छुट्टी पर नहीं गया, ये भी मुझे पता चला। हम ऑफिस आए। मीलाद ने कहा, फ्योडर इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। देखो देखो देखो। शेकी बघा रहा था। हाँ, देखो क्या बनाया है। मैंने कहा, अच्छा बढ़िया है। तो अब हमें ये सब जोड़ना है और नोवा 01 पर टेस्टिंग जारी रखनी है। तो फ्लाइट टेस्टिंग के लिए अब मौसम का इंतजार है। जब तक फ्लाइट टेस्टिंग नहीं हो रही तब तक हम ऑफिस में इस समय क्या कर रहे हैं? इस हफ्ते हाँ, असल में कंपनी की प्राथमिकता जाहिर है नोवा 2 है और सभी ने हमेशा उसी पर काम किया है। बस एरोलिथ नोवा 01 वो है जो उड़ता है, जिसे दिखाया जा सकता है, जिसके बारे में बात की जा सकती है, कुछ चर्चा की जा सकती है, या जैसे 01 को तोड़ा जाए फिर उसे ठीक किया जाए वगैरह। वो चीज़ ठोस है। यहाँ फिलहाल सब कुछ ठोस नहीं है, लेकिन असल में सब लोग नोवा 2 पर ही काम कर रहे हैं। मुख्य टीम और सारे मुख्य प्रोसेस वही हैं। और वहाँ क्या हो रहा है? अब कुछ हिस्सों को तो अब छू भी सकते हैं। हाँ, आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें तेल असेंबली के रडर्स को तैयार किया जा रहा था। ये एक तकनीकी प्रक्रिया है। अब तो हमें तस्वीरें भी भेजी जा रही हैं कि रडर्स पेंट हो चुके हैं और उन्हें जोड़ भी दिया गया है। हमने ये तस्वीरें अभी तक प्रकाशित नहीं की हैं क्योंकि उन्हें पेंट करने के लिए पहले पेंटिंग चैम्बर बनाना पड़ता है। और भले ही उसे चैम्बर कहा जाता है, लेकिन असल में वो एक पूरी तरह से सुसज्जित कमरा है। कुल मिलाकर नए साल की छुट्टियों से पहले इसे पूरा कर लिया गया था और नए साल के बाद उसमें थोड़ा बहुत काम बाकी था जो कर लिया गया। अब हमारे पास पेंटिंग चैम्बर है और सारी एल्यूमिनियम की डिटेल्स जाहिर है खास तकनीकी प्रक्रियाओं के तहत पेंट की जाती हैं। सब कुछ सभी मानकों के अनुसार होता है वगैरह वगैरह। कोई मनमानी नहीं होती। आखिरकार ये एविएशन टेक्नोलॉजी है, गंभीर मामला है और आगे चलकर इसे सर्टिफाई भी किया जाएगा। इसलिए सब कुछ उतनी जल्दी नहीं होता जितना हम चाहें, लेकिन काम आगे बढ़ रहा है। शायद मैं आज आपको पेंट किए हुए रडर्स की फोटो भेज दूं, देख लीजिएगा। लोहे के काम में तकनीकी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। पहले कोने और फिर जटिल सतहें मोड़ना सीखा, फिर असेंबली शुरू की जिससे जुड़ाव की समझ मिली। मान लीजिए 10 हिस्सों का सेट है जिनमें मामूली त्रुटि स्वाभाविक है। असेंबली में इनकी कुल जांच होती है। पहले नमूने की जांच सफल रही, मतलब अब गोंडोला जैसी बड़ी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। हालांकि हमने वहां केसिन की डिटेल्स पहले ही बना ली है वगैरह, क्योंकि वहां कुल मिलाकर गड़बड़ी नहीं बढ़ती, यानी पार्ट्स की संख्या के कारण। आगे सब कुछ स्वाभाविक रूप से रुका रहा। रडर पर जांचा, रडर पर सब ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जैसे ये एल्यूमिनियम वाले जो मोड़कर और रिवेटिंग करके बनाए जाते हैं, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। सब शानदार है। जल्दी ही हम देखेंगे कि कैसे खुद एयरशिप की गोंडोला बननी शुरू होगी। हम वहां खुद भी जाएंगे और गेना व्लादिमीर ऑपरेटर को भी भेजेंगे। हम इस पूरे काम को डिजिटलाइज करेंगे। नए साल के बाद कंपोजिट उत्पादों के लिए भी हम अपने भविष्य के ठेकेदारों, निर्माताओं के पास उनके प्रोडक्शन प्लांट पर गए। अगर पहले प्रोडक्शन पर सीधे कहे तो मैं ही जाता था, तो अब बड़ी टीम के साथ गए। डिजाइनर्स की पूरी टीम, वादिम वासिलिएविच, विताली और दिमित्री सर्गेविच, मक्सिम और दीमा भी।
कुल मिलाकर पूरी टोली वहां गई। वहां जाकर हमने प्रोडक्शन पर चर्चा की। हमारे पास कंपोजिट उत्पाद निम्नलिखित हैं। ये सभी नहीं हैं, लेकिन मुख्य हैं। ये हैं डिरिजेबल नोवा 2 के टेल थ्रस्टर डिवाइस के प्रोपेलर। वहां 2 ब्लेड वाला प्रोपेलर है और एक स्विचिंग मैकेनिज्म है जिससे थ्रस्ट को इस दिशा या उस दिशा में बदला जा सकता है ताकि तेल घूम सके। ये खुद प्रोपेलर कंपोजिट के बने हैं। इनकी पूरी डिजाइन हमारी अपनी है, प्रोपेलर की, उसके प्रोफाइल की और इस स्विचिंग डिवाइस की भी। यह वेक्टर बदलने वाला डिवाइस है और पूरी तरह से खुद कंपोजिट लेयरिंग पाई भी हमने ही डिजाइन की है। किस किस मटेरियल से बनेगा, कैसे लेयर बिछानी है वगैरह वगैरह। लेकिन असल में जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का और खुद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो हम बाहर देते हैं उसी कंपनी को जिससे हमारा समझौता हुआ है। तो ऐसा प्रोपेलर ये 2 ब्लेड वाला है। एक डिरिजेबल के लिए 2 ब्लेड बनाने होते हैं, यानी हमें 6 ब्लेड का एक सेट बनाना है। ये एक बात। फिर इस मैकेनिज्म के लिए भी बनाना है, इस पर मैक्सिम गया था, बात की थी। दूसरा, यह है नई जनरेशन की एयरशिप्स नोवा 2 की रेसोर स्प्रिंग। इसकी गोंडोला है। गोंडोला के नीचे आगे की लैंडिंग गियर स्ट्रट है, वो स्प्रिंग टाइप है। आगे 2 पहिए हैं और ये रेसोर भी कंपोजिट की बनी है, लेकिन इसका डेवलपर धीमा है, धीमा भी गया था। उन्होंने बारीकियां, नुएंसेस डिस्कस किए। कुछ हमने उस चर्चा के बाद बदला, कुछ उन्होंने अपने टेक्निकल प्रोसेस में समझा वगैरह। तो रेसोर कंपोजिट की है। फिर प्रोपेलरिंग ड्राइव्स हैं, उसमें खुद रिंग, प्रोपेलर और वो बीम जिस पर सब कुछ फिक्स होता है, साथ में कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स भी हैं। ये सब कंपोजिट का होगा। साथ ही पीछे का काउल जो मोटर सेक्शन को पूरी तरह कवर करेगा, वो भी कंपोजिट का होगा। और गोंडोला का निचला हिस्सा आगे की तरफ, वहां ग्लेजिंग है, उसमें एक कर्व है, वो ठीक से बन जाता है। लेकिन निचले हिस्से में जहां गोंडोला के बॉटम से ग्लेजिंग की तरफ ट्रांजिशन होता है, वहां डबल कर्व है। तो जाहिर है वो कंपोजिट का हिस्सा है और ये छोटा सा फॉर्टुक एप्रन भी बनाया जाएगा। तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सब कुछ चल रहा है। जल्दी ही हम प्रोपेलर, छोटे स्टीयरिंग डिवाइस वगैरह देखेंगे। सब कुछ इसी से शुरू होता है। हमारी तरफ से टेस्टिंग स्टैंड तैयार किया जा रहा है और वो लगभग पूरा हो चुका है। स्टैंड पूरा हो गया है, उसमें भी कई इटरेशन हुए हैं। वो खुद 48 वोल्ट लाइन के टेस्टिंग के लिए स्टैंड होगा। ठीक यही 48 वोल्ट, उनमें से एक चीज है जो वे पावर देंगे और 48 वोल्ट से ही टेल स्टीयरिंग डिवाइस चलेगा। 48 वोल्ट का जनरेटर वो इस इंजन पर माउंटेड रहेगा, हमारे मेन इंजन पर, जो बेल्जियन है। इंजन गोंडोला में रहेगा और टेल स्टीयरिंग डिवाइस पीछे की तरफ रहेगा। फिलहाल स्कीम ऐसी है कि जनरेटर और बैटरी पास पास है और वहां तक बैटरी से एक खास तार SIP वायर के जरिए कनेक्शन जाएगा, जिसके खिलाफ यहाँ की नई पीढ़ी है, जबकि पुरानी पीढ़ी कहती है कि सब कुछ इसी से चलेगा। खैर, 48 वोल्ट का टेस्टिंग स्टैंड इसी लाइन को टेस्ट करेगा, इस लंबी दूरी पर वोल्टेज ड्रॉप को देखेगा। यह काफी है या नहीं, यानी जनरेटर पर वोल्टेज इतना है कि सब कुछ सही से चले। तो यह जो स्टैंड है, इसमें जनरेटर भी होगा। जनरेटर को जरूरी RPM पर घुमाया जाएगा। ये सारे लंबे तार होंगे और इंजन भी। वहां इंजन की जगह, शुरुआत में कंज्यूमर की जगह, जरूरी पावर के इलेक्ट्रिक हीटर लगाए जाएंगे। इन्हें अलग अलग तरह से कम्यूट किया जाएगा। बाद में ये हीटर हटाकर इंजन लगाया जाएगा, जिसमें ये प्रोपेलर होंगे। ये प्रोपेलर कंपोजिट के बने हैं और स्टीयरिंग डिवाइस सबसे पहले बनाए जाएंगे। ये रहे और ये है रेसोर। रेसोर बनने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, प्रोपेलर थोड़े जल्दी आ जाएंगे। ब्लेज को घुमाने का मैकेनिज्म भी अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जा रहा है, वो भी बन जाएगा। हम पूरा रियर स्टर्न यूनिट असेंबल करेंगे और फिर 48 वोल्ट के टेस्टिंग स्टैंड से हम ये सब कुछ कनेक्ट करेंगे
और अब प्रोपेलर की भी टेस्टिंग करेंगे। इसमें भी तो इस स्टैंड को बनाने का काम चल रहा है। जनरेटर तो पिछले साल ही खरीदे जा चुके हैं। ये वही फाइनल जनरेटर हैं जो डिरिजेबल पर लगाए जाएंगे। हमने इन्हें पिछले साल ही खरीद लिया था। वहां देखिए, कुछ चीनी जनरेटर हैं और कुछ अमेरिकी। दोनों की आउटपुट पावर तो एक जैसी है, लेकिन उनकी स्पेसिफिक विशेषताएं अलग हैं। चीनी जनरेटर भारी हैं, ये एक बात हुई। और दूसरी बात, अमेरिकी जनरेटर में एक खास कंट्रोल यूनिट है जो जनरेटर से अधिकतम एफिशिएंसी निकालती है। यूं कहें, चीनी जनरेटर में ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधे सीधे काम करता है। खैर, हम दोनों को एक साथ टेस्ट भी कर लेंगे। वैसे भी चीनी जनरेटर 10 गुना सस्ते हैं, तो हम दोनों को टेस्ट करेंगे। देखेंगे कि दोनों अलग अलग मोड्स में, थर्मल मोड्स में कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन सा कितना स्थिर रहता है, और साथ ही उनके आउटपुट वोल्टेज को भी देखेंगे। क्योंकि आमतौर पर जब हमारे यहाँ कंपोनेंट्स की बात होती है, खरीदारी की, तो ऐसे ही होता है, चलो चीनी वाला खरीद लेते हैं, और फिर सब कहते हैं वहां तो चीनी वोल्ट है या चीनी एम्पियर, जैसे हमेशा होता है, चीनी आरपीएम वगैरह। तो कुल मिलाकर हम टेस्ट करेंगे। इसी दिशा में सब कुछ आगे बढ़ रहा है। क्या ये सब कुछ नोवा 2 के बारे में था? नहीं, ये तो नोवा 2 से जुड़ी बहुत ही छोटी सी बात है। अगर मैं अभी सब कुछ याद करना शुरू कर दूं, तो एक के बाद एक बातें आती जाएंगी। तुमने पूछा था कि हम यहाँ ऑफिस में क्या करते हैं। हम यहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीजें करते हैं। हम डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने और इलेक्ट्रिकल हार्नेस, केबल, डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइसेस, बॉक्स और इस तरह की सारी चीजों के निर्माण तक पहुंच गए हैं। हमारे पास अब गोंडोला की पूरी स्ट्रक्चरल पावर स्कीम तैयार हो चुकी है। वहां मुझे लगता है लगभग 95% काम हो चुका है, और अब चीजों को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया गया है। यह तो साफ है कि इस गोंडोला में इंजन पहले से ही लगा हुआ है। फायर प्रूफ पार्टीशन, फ्यूल सिस्टम, बैलास्ट, जिसे केसन भी कहते हैं, बैलास्ट टैंक भी इंजन में आ गया है। मोटर सेक्शन की पूरी स्ट्रक्चरल पावर स्कीम, इंजन कैसे माउंट होता है अपनी फ्रेम पर, फ्रेम गोंडोला से कैसे जुड़ा है, ये सब तैयार है। सारा एक्सेसरी इक्विपमेंट भी इस स्ट्रक्चरल पावर स्कीम केएसएस पर, और इसके साथ ही चूंकि हम पहले से ही जगह तय कर रहे हैं, अब बहुत सारी इलेक्ट्रिकल स्कीमें भी बन चुकी हैं, चाहे वो कंट्रोल से जुड़ी हो या पावर से, सब कुछ एक साथ। और जब ये सब है, गोंडोला की ज्योमेट्री भी है, तो अब पूरी केबलिंग की व्यवस्था डिजाइन करना शुरू किया जा सकता है। वैसे मोटे तौर पर कहें तो यह सब अभी स्कीमों में डाला गया है, जैसे कौन सी केबल कहां से कहां जाएगी, उसका साइज क्या होगा, वह किस चीज से बनी होगी। लेकिन उसे 3D मॉडल में बिछाना पड़ेगा, उसकी लंबाई को सटीक करना होगा, समझना होगा कि वह कहां फिक्स होगी। कुल मिलाकर वायर हार्नेस के साथ भी ये एक अलग ही कहानी और चुनौती है। और ये सब कुछ एविएशन के हिसाब से नियमों और मानकों के अनुसार होना चाहिए। यानी सब कुछ इतना आसान नहीं है। ये काम तो इस साल ही शुरू हुए हैं, इससे पहले तो बस सारी स्कीमें ही थी, और अब शुरुआत हो रही है। जैसे कि आर्टेम से, उदाहरण के लिए लैब में, हम सब उसे लैबोरेटरी कहते हैं, असल में वो इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट है अगर बड़े तौर पर देखें, और भविष्य की तकनीकों का विभाग, हम उसे ऐसे ही बुलाते हैं। हमारा एक वीडियो भी जल्द ही आने वाला है। शानदार वीडियो है। हाँ, जैसा कि आपको याद होगा, पिछले साल हमारे मित्र त्योमा जी ने स्ट्रेटोस्फेरिक अलग अलग डिवाइसेस के लिए एक बहुत ही विशेष वैक्यूम इंस्टॉलेशन सिस्टम सफलतापूर्वक निर्मित और तैयार की थी। उनके परीक्षण के लिए? स्ट्रेटोस्फीयर की नकल के लिए। चलिए ऐसे समझिए, स्ट्रेटोस्फीयर की बिल्कुल सटीक नकल के लिए, ऊंचाई के मीटर तक भी। लेकिन मीटर में जाना तो बहुत ही कठिन है, जैसे 100 मीटर, 50 मीटर, शायद। हाँ, हालांकि वहां ऊंचाई के हिसाब से सब कुछ बदलता है, गैसों की संरचना बदलती है, दबाव बदलता है, और अच्छी इमिटेशन चैम्बर्स बनाना बहुत जटिल और बहुत महंगा काम है।
और अच्छा हुआ कि आर्टेम के पास लगभग सारा उपकरण अपना था। हाँ, क्योंकि वो वैसे भी विज्ञान का आदमी है। वैसे उसके बारे में बहुत कुछ बताने का मन करता है। कभी ना कभी जरूर बताएंगे। उसने वादा किया है कि वो अलग से इसी तरह की कंटेंट की एक शाखा शुरू करेगा। लेकिन बार बार शिफ्टिंग, फिर ये सब झंझट। वहां उसने सब कुछ इकट्ठा किया, लैब को सजाया, फिर यहां आकर सब कुछ फिर से खोलना, फिर से सेटअप करना। कुल मिलाकर यह सब वाकई दिल पर चोट जैसा था। तो वीडियो जल्द ही आएगा। असल में इस सेटअप को जल्दी से तैयार किया जा सकता था, लेकिन हमने इसमें जो भी टेस्ट करने थे सब कर लिए। और तेमा ने कहा, मैं इसे वीडियो में बनाना चाहता हूं क्योंकि यह एक ऐतिहासिक पल है और हमने इसकी असेंबली का बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है। बस वह वीडियो जल्द ही रिलीज होगा। और मैं जो कहना चाहता था वो ये है कि अभी कौन कौन से काम चल रहे हैं। हमने प्रोडक्शन के लिए एक सेक्शन डिजाइन किया है। यही असल में उपकरण निर्माण है। हमें इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि जो एयरशिप है वो अपने आप में एक अनोखा उपकरण है और उसमें अपनी खुद की कंट्रोल सिस्टम है। हमारे पास पूरी तरह से खुद के बनाए हुए फ्लाइट कंट्रोलर हैं। हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर हैं जिन्हें फ्लाइट कंट्रोलर कंट्रोल करता है और वे आगे जाकर एग्जीक्यूटिव डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। और हमें अपनी खुद की माइक्रोचिप्स, अपने सर्किट बोर्ड, अपने उपकरण बनाने की जरूरत है। और इसी तरह हमने एक न्यूनतम जरूरी उपकरणों की एक सूची तैयार की है ताकि हम यहां खुद ही आसानी से उपकरण, डिवाइस वगैरह बना सकें। सर्किट बोर्ड वगैरह सब कुछ। और अब इन सब की खरीदारी शुरू हो गई है और आगे चलकर हम इसके भी शानदार वीडियो बनाएंगे जिन्हें हम बाद में अपलोड करेंगे। हमारे अपने कन्वर्टर्स होंगे, जाहिर है, वोल्टेज बढ़ाने घटाने वाले डीसी-डीसी कन्वर्टर्स। बाजार में जो भी उपलब्ध है वह घोषित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। और जो कुछ भी हमने खरीदा है और जो कुछ भी एरोलेट और नोवा 01 में लगा है, उदाहरण के लिए वहां मुख्य बैटरी 72 वोल्ट की है और अलग अलग एक्चुएटर डिवाइस हैं। किसी को 12 वोल्ट चाहिए, किसी को 24 वोल्ट, और हर किसी के लिए बैटरियां खरीदना संभव नहीं है। जाहिर है, हर जगह वोल्टेज कम करने वाले कन्वर्टर्स लगे हैं और बाजार में मिलने वाले सारे कन्वर्टर्स जल गए। चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हों, हमने उन सबको रिपेयर किया, यानी कुछ पार्ट्स निकाल दिए, कुछ अपने खुद के जोड़ दिए वगैरह। और जाहिर है, यह सब छोटे प्रोजेक्ट्स में तो किया जा सकता था, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में जैसे नोवा 2 और उसके बाद के प्रोजेक्ट्स में ऐसे सभी डिवाइस खुद से डिजाइन किए जाने चाहिए। लेकिन इसके लिए ताकि गुणवत्ता, विश्वसनीयता और बाकी सब कुछ सुनिश्चित किया जा सके, हम इसे डिजाइन कर सकते हैं और पहले ही कर चुके हैं। अब जरूरत है कि इसे छोटे छोटे ट्रायल बैचों में बनाया जाए और हमने लैब के अंदर एक छोटा सा स्थान इसके लिए तैयार किया है। बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें अब भी नहीं हो रही हैं। यह सब अभी भी इसी से जुड़ा है, शेल निर्माण और इन जगहों से। और इसी वजह से फंडिंग के कारण हम अपने लिए एक बड़ा साफ सुथरा प्लॉट नहीं ले सकते। हम आगे देखते हैं, सस्ता, थोड़ा गंदा। वहां सच कहूं तो हालत बहुत खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे बयान करूं। दुख होता है, बुरा लगता है, खींच भी होती है, लेकिन लगता है कि कुछ विकल्प मिल गए हैं और उम्मीद है कि फरवरी में हम एक निश्चित जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे और शेल का उत्पादन शुरू कर देंगे। हमारे पास इसके लिए आधार पहले से ही मौजूद है। मशीनें खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं, तकनीकी प्रक्रियाएं लिखी जा रही हैं, कटिंग प्लान तैयार है, लोग खड़े हैं। हाँ, बस जगहों का मामला है, जाहिर है। खैर, इस साल तो वैसे भी अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही काम के बीते हैं, तो अच्छा हुआ कि हमें जगह मिल गई। अब तो सच में बहुत मन है कि शेल बनाना शुरू कर दें। और सामग्री भी पड़ी है, मशीनें भी पड़ी है, कटिंग प्लान भी है, सब कुछ है। सोचिए,
अगर अभी तक हम नोवा 2 फीट का शेल बना चुके होते और तब हम और भी तेजी से फिनिशिंग के लिए नो स्ट्रेंथनिंग बनाते, वरना बात ही कुछ और होती। सिस्टम इस शेल के लिए लगभग पूरी तरह से तैयार है। इसमें फैन, वाल्व शामिल हैं और पहले ही कई तरह की स्कीमें आजमाई जा चुकी हैं। मैकेनिकल वाल्व पहले से तैयार हैं। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाल्व बनाए जा रहे हैं ताकि यह ड्रोन मोड में भी काम कर सके। यह सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। ड्रोन मोड में मैकेनिकल वाल्व के साथ भी उड़ सकता है। बस एक बात है कि जबरदस्ती खोलना संभव नहीं है। नोवा 2 फीट एयरशिप पर जबरन खोलना इसलिए किया जाता है ताकि पायलट खुद खोल सके। लेकिन ड्रोन वर्जन में जाहिर है कोई गोंडोला में बैठकर वाल्व नहीं खोलता। वे वहां लगे रहते हैं, लेकिन ऑपरेटर उनकी डिवाइसेस का काम देख सकता है। वैसे भी जो पायलट रूस में पहले से एयरशिप उड़ा चुके हैं, वे इसी तरह के सिस्टम के आदी हैं। कुछ नियमों के मुताबिक भी ऐसा ही होना चाहिए। वहां सब कुछ केबल से वाल्व खोलने पर आधारित है। लेकिन ड्रोन वर्जन में जाहिर है कोई केबल नहीं खींचेगा, इसलिए वाल्व इलेक्ट्रोमैकेनिकल होना चाहिए। उसे काम करना चाहिए, मतलब जब उसमें प्रेशर बढ़े तो वह खुद ब खुद मैकेनिकल तरीके से खुले, फिर खुद ही बंद हो जाए। यह तरीका आसान, भरोसेमंद, सस्ता वगैरह है। लेकिन उदाहरण के लिए अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, जब इन वाल्वों को जबरदस्ती खोलना और प्रेशर रिलीज करना जरूरी हो, तो पायलट सब कुछ देखता है और खुद खोलता है। लेकिन ड्रोन में वहां एक एग्जीक्यूटिव डिवाइस होना चाहिए जो यह सब खोल सके। ये वाल्व हमारे द्वारा पहले ही डिजाइन किए जा चुके हैं। अभी हम इन्हें यहीं ऑफिस में बना रहे हैं। फिलहाल इसके लिए 3D प्रिंटर पूरी तरह से पर्याप्त हैं। वहां सब कुछ, चाहे मास हो कि नोड्स हों या बाकी कोई चीज, सब सही से काम कर रहा है। यह तो साफ है कि जब वाल्व और फैन की ज्योमेट्री तैयार हो जाएगी तो आगे चलकर इन्हें थर्मोप्लास्टिक ऑटोमैट पर भेजकर बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे लिए इतना ही काफी है। शेल। हाँ, उम्मीद है कि हम जल्द ही इसका निर्माण शुरू कर देंगे। लेकिन फिर से याद दिला दूं, हमने नोवा 2 के लिए भी और नोवा 01 की फाइटिंग वर्जन के लिए भी, कह सकते हैं, मटेरियल खरीद लिया है। बस यही है। और शुरू में हम इसे सिर्फ इसलिए बनाएंगे ताकि उपकरण की सेटिंग हो सके और आगे चलकर हम किसी शेल को टेस्ट कर सकें, जैसे कि उसके सीम की सीलिंग वगैरह, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि वह महंगा पड़ता है। बस यही है। अब कमरे में सफाई क्यों जरूरी है? कमरा तो साफ ही लगता है, सब कुछ ठीक ठाक दिखता है। और जब तुम उस शेल को वेल्ड करना शुरू करते हो, वहां सीम की वेल्डिंग होती है और सीम भी मजबूती की जांच में पास हो जाते हैं। लेकिन तब हीलियम बाहर निकल जाता है। ये धूल है, धूल थी, धूल वहां बैठ गई थी। और हीलियम के बारे में, जैसा कि एक एयरशिप बनाने वाले मास्टर कहते हैं, अगर तुम हीलियम की सुपरफ्लूइडिटी में विश्वास नहीं करते हो, जब कमरे की सफाई को लेकर सवाल उठते हैं, तो बस असल में हीलियम बहता है। और हो सकता है एक छोटे से हिस्से में 1 मीटर की सीम पर तुम्हें ज्यादा फर्क न दिखे, लेकिन जब पूरी शेल में ऐसी बहुत सारी सीम होती हैं, तब फर्क साफ महसूस होता है। और हीलियम सस्ता नहीं है। अगर नोवा 01 पर यह फिर भी ठीक है, तो नोवा 2 पर यह पहले से ही एक गंभीर मात्रा है, एक बड़ी सतह है, और ऐसी गलतियों की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इस मुद्दे को सुलझा लेंगे और शेल्स पर काम शुरू करेंगे। इंजन हमारी तरफ आ रहे हैं। नोवा 2 के लिए जैसे ही 2 इंजन आ जाएंगे, वहां भी उनके लिए स्टैंड तैयार किया जा रहा है। वहां पहले खुद इंजन चालू किए जाते हैं, फिर उन पर उपकरण लगना शुरू होता है, फिर वह 48 वोल्ट लाइन से जोड़ना शुरू होता है, क्योंकि पहले स्टैंड पर असिंक्रोनस इंजन जनरेटर को घुमाता है, और फिर हम, जाहिर है, जनरेटर को इंजन पर दोबारा लगाते हैं, और वहां धीरे धीरे यह सब काम इस मुकाम तक पहुंचता है कि हम यहां छोड़ देते हैं और हमारे पास पहले से तैयार डिवाइस गोंडोला में रखने के लिए तैयार होता है।
हाँ, यह तो साफ है। जमीन पर परीक्षण के बाद स्वाभाविक रूप से जैक में दुबई को लेकर सवाल थे। कहा गया कि कुछ संपर्क है, कोई काम चल रहा है, बातचीत, संवाद हो रहा है, शायद कुछ। काम चल रहा है और अब नए साल के बाद सारी गतिविधियां भी फिर से शुरू हो गई है और आगे बढ़ रही हैं। सबसे खास बात जो सबसे नज़दीक है वो ये है कि हमने पहले ही एक व्यावसायिक प्रस्ताव भेजा था, उसे मंजूरी मिल गई है और अब हम ग्राहक के साथ मिलकर उसके बिजनेस के लिए वित्तीय मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसमें उन उत्पादों का इस्तेमाल होगा जो उसे चाहिए। और लगता है कि सब कुछ ठीक बैठ रहा है और हमारे पास जनवरी के अंत तक का समय है ये काम पूरा करने के लिए और फिर ऑर्डर मिल जाएगा। उन्हें कौन सा उपकरण चाहिए? अभी मैं नहीं बता सकता। पहले वे साइन कर लें, एडवांस भेज दे, फिर मैं सब कुछ बता दूंगा। उन्हें हाँ, कई चीजें चाहिए। ठीक है, वे नरम हैं। चलो इसी से शुरू करते हैं। यह भी अच्छा है। हाँ, वहाँ पूरी तरह से सख्त और मजबूत डिरिजेबल्स तुरंत उपलब्ध नहीं है। मैं समझ गया, वे काफी नरम और लचीले हैं। बस फिलहाल के लिए हम अपनी इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ये वही चीज है जो इस समय सबसे ज्यादा नजदीक है और वे आकार में बिल्कुल भी छोटे नहीं दिखाई देते हैं। इतना भी मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, यह सब कुछ उनकी वास्तविक बाजार कीमत और उनकी वैल्यू के बारे में ही है। असल में यह उन कुछ मामलों में से एक है जब ऐसा हुआ कि हमने उस चीज का ऑर्डर दे दिया जो हमारे पास असल में अभी तक है ही नहीं। हमारी कंपनी एरोनोवा के दायरे में अभी तक हमने ऐसे उपकरण नहीं बनाए हैं। तुमने एक और इशारा दे दिया। खैर, संपर्क तो बहुत हैं। मैंने पहले भी यह बात कही थी और सबके साथ मिलकर ठीक उसी चीज पर काम होता है जो उन्हें चाहिए। हमारे पास कोई एक तयशुदा ऑफर नहीं है जैसे कि तैयार आईफोन है, बस आओ और खरीद लो। ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपने अपने इस्तेमाल की खासियतें हैं, अपने अपने क्षेत्र की विशेषताएं हैं, अपनी अपनी मांगें हैं, अलग अलग। कुल मिलाकर आर्किटेक्चरल अर्बन सॉल्यूशन जैसी चीज़ों के लिए और भी बहुत कुछ। और सीधे शब्दों में कहें तो तुम ग्राहक के साथ मिलकर उस उपकरण की छवि बनाते हो और यह छवि तुम ऐसे ही नहीं बना लेते जैसे कोई कलाकार बस अभी बना दे, उसे तो गणना भी करनी पड़ती है। यह सब कुछ तर्कसंगत होना चाहिए वगैरह वगैरह, और यह सब जल्दी नहीं होता और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जबकि हम लोग कम हैं। और कुल मिलाकर जब सवाल पूछा जाता है तो मैं यही जवाब देता हूं, हम काम कर रहे हैं और जितना संभव हो सके उतनी अधिकतम कुशलता से काम कर रही हैं ताकि सभी मांगों को पूरा किया जा सके। हम लगातार विदेशी ग्राहकों से भी बात करते रहते हैं, कभी दुभाषिए के जरिए, कभी सीधे बातचीत करते हैं, स्पष्ट करते हैं, चाहे वह डिरिजेबल्स हों या स्ट्रेटोस्फेरिक डिरिजेबल्स या स्ट्रेटोस्फेरिक सोन्स। काम चल रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट कब पैसा लाएगा यह तो आगे पता चलेगा। मैंने आपको सबसे संक्षिप्त रूप में पहले ही बता दिया है कि हमें जनवरी के अंत तक, और अब तो बस 1-2 दिन बचे हैं, यह मॉडल तैयार करना है और फरवरी में सबसे अधिक संभावना है कि कोई फैसला लिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बढ़िया होगा। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मुझे लगता है सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी। क्या हमारे पास आने वाले समय में कोई कार्यक्रम है, शायद कोई यात्राएं या कुछ और? हाँ, कार्यक्रम भी हैं और यात्राएं भी। बहुत कुछ पहले से तय है। अगर कार्यक्रमों की बात करें तो बस थोड़ा सा ध्यान बंटाने के लिए अभी हमारे देश में कोरोलेव रीडिंग्स हो रही हैं। जो लोग जानते हैं वे समझते हैं कि यह क्या है। हाँ, तो देखो दिमित्री, हमें एरोनोवा में एक आधिकारिक पत्र निमंत्रण आया है कोरोलेव रीडिंग्स में भाग लेने के लिए, और दिमित्री सर्गेविच खमेल विभिन्न फुलाए जाने वाले ढांचों के बारे में एक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुति देंगे जिन्हें अंतरिक्ष में, जैसे चांद की खोज के लिए या विभिन्न कक्षीय मानवयुक्त स्टेशनों के लिए या फिर शुक्र ग्रह की खोज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शुक्र ग्रह की घनी वायुमंडलीय परत है और वहां कुछ निश्चित ऊंचाइयों पर वह इतनी घनी नहीं होती।
खैर, कुल मिलाकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जिन लोगों ने इसमें रुचि नहीं ली है, वे जरूर जानें कि शुक्र के वायुमंडल की ऊपरी परतों में मौजूद रहा जा सकता है और वहां ऐसे एयरशिप्स, ऐसे एरोस्टैटिकली लोड कम करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर रहा जा सकता है। और सोवियत काल में ऐसे एयरशिप जैसे जांच यंत्रों ने पहले ही शुक्र का अध्ययन किया था। हालांकि वे एयरशिप नहीं थे, बल्कि सिर्फ एरोस्टैटिकली लोड कम करने वाले जांच यंत्र थे। और दिमित्री सर्गेविच हमारे यहाँ इस क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं, खास तौर पर शुक्र ग्रह से संबंधित। तो अभी कोरोलेव रीडिंग्स चल रही हैं। दिमित्री सर्गेविच वहां रिपोर्ट पेश करेंगे और हमने अपना शेल निर्माण उत्पादन इस हिसाब से तैयार किया है कि हम इस तरह की विभिन्न संरचनाएं बना सकते हैं, यानी सिर्फ हमारी पृथ्वी के लिए ही नहीं। और हमें आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी है और वहां क्या जरूरत होगी यह भी पता है, और हम खुशी खुशी इसमें भाग लेंगे। और इस दिशा में कुछ काम पहले से ही चल रही हैं। फिलहाल मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। कार्यक्रमों के बारे में बात करें तो यह बस सबसे नजदीकी कार्यक्रमों में से एक है। यह तो अब शनिवार को ही होने वाला है। सही कहे तो कोरोलेव रीडिंग्स पहले से ही चल रही हैं। दिमित्री सर्गेविच वहां शनिवार को प्रस्तुति देंगे। हम वहां जाएंगे, देखेंगे। शायद आपको भी वहां से कुछ दिखा दे। हमारे विभाग में माइक्रो टरबाइनों को क्या उन्नत तकनीकों में गिना जा सकता है? देखिए, माइक्रो टरबाइन आखिरकार पावर प्लांट्स है, पावर प्लांट्स का विभाग। अब ताजा खबरों में नए साल के बाद क्या हुआ, हमारे सम्मानित चीनी सहयोगियों ने हमें हमारी माइक्रो टरबाइन के इलेक्ट्रिकल हिस्से के स्टैंड परीक्षणों की समाप्ति की रिपोर्ट भेजी है। हमने उनके यहाँ जनरेटर का ऑर्डर दिया था। यह लगभग एक नई डेवलपमेंट थी, यानी वे अपनी टरबाइन के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर बना रहे थे, लेकिन हमारी ज़रूरतें थोड़ी अलग थी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, पावर वगैरह। उन्होंने उसे हमारे लिए फिर से डिज़ाइन किया। कुल मिलाकर उन्होंने हमारे साथ मिलकर उसे फिर से डिज़ाइन किया। हमने उन्हें गणनाएं करने में मदद की। निश्चित रूप से उन्होंने उसे बनाया और अब स्टैंड परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यह 2 मोड में काम करता है। यह स्टार्टर मोड में भी काम करता है और जनरेटर मोड में भी। और अब हमें पूरी रिपोर्ट भेजी गई है, साथ में फोटो वीडियो रिपोर्ट भी, और मुख्य रिपोर्ट जिसमें सभी ग्राफ, माप और बाकी सब कुछ शामिल है। अब हमारे विशेषज्ञ इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। अगर सरसरी तौर पर देखें तो सब कुछ शानदार है, जैसा होना चाहिए था, सब कुछ सफल रहा। तो अब जब हम ये रिपोर्ट स्वीकार कर लेंगे, वे फाइनल तकनीकी दस्तावेज, विस्तृत निर्देश और बाकी सब कुछ तैयार करेंगे, और यह सब हमारे पास आ रहा है। इसी खुशी के मौके पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। हमारे पास 300 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर का जनरेटर होगा। इसकी तकनीकी विशेषताएं मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन यह बहुत ही कॉम्पैक्ट और हल्का उपकरण है। वैसे जो लोग नहीं समझते उनके लिए मैं थोड़ा समझा सकता हूं। उदाहरण के लिए 300 किलोवाट का इलेक्ट्रिक जनरेटर, कोई कहेगा इसमें क्या नया है, जाओ खरीद लो। हम खरीद भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वह काफी महंगा पड़ेगा, और दूसरा उसका वजन इतना होगा कि पूरा एयरशिप ही उसे नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वह कम आरपीएम पर चलता है। और अगर आप आरपीएम बढ़ाते हैं तो आप जनरेटर का आकार छोटा कर सकते हैं। जो लोग समझते हैं उन्हें मैं समझा नहीं रहा, जो नहीं समझते वे सुने। हमारा जनरेटर 45,000 आरपीएम पर चलता है। हमारी टरबाइन भी इन्हीं आरपीएम पर चलती है, और यह बिना किसी गियरबॉक्स के सीधे जनरेटर से जुड़ी है। और हमारा 300 किलोवाट का जनरेटर एक काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट डिवाइस है, जो अब मिल चुका है, इलेक्ट्रिक जनरेटर बस। जहां तक माइक्रो टरबाइन की बात है, तो वह जितनी तेज घूमती है उतनी ही कॉम्पैक्ट होती जाती है, और तब वह एविएशन के लिए उपयुक्त होने लगती है। और हमने ठीक ऐसी ही माइक्रो टरबाइन डिज़ाइन की है एविएशन के लिए, ताकि 300 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर लगातार उच्च संसाधन के साथ, लंबे सर्विस पीरियड के साथ, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मिले।
कुल मिलाकर जनरेटर तैयार हैं, इन्वर्टर तैयार हैं और वे जल्द ही हमारी तरफ भेजे जा रहे हैं। और खुद टरबाइन का क्या? टरबाइन को डिजाइन करना वाकई एक बहुत बड़ा काम है और उसे बनाना भी उतना ही बड़ा काम है। जो लोग इस क्षेत्र को समझते हैं वे बहुत सी दिलचस्प बातें कह सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में हम यह कई सालों से बल्कि दशकों से भी नहीं कर पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, यह सच है कि यह एक जटिल उत्पाद है, लेकिन हमने इसे डिजाइन किया है। दरअसल इसमें कुछ खास क्रिटिकल यूनिट्स हैं जिनमें हमने सोवियत पुराने 100% काम करने वाले हिस्से इस्तेमाल किए हैं, और जो हिस्से हम खुद बनाएंगे उनके लिए हमने टरबाइन की कई खूबियों की कुर्बानी दी है, सिर्फ इसलिए कि वह बन सके और निश्चित रूप से काम करे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह बहुत जटिल उत्पाद नहीं है। कुछ पुर्जे हम खुद बनाएंगे, लेकिन पहली टरबाइनों के ज़्यादातर पुर्जे हम उन कारखानों में बनवाएंगे जिनके साथ पहले से काम चल रहा है और जिनसे हमने पहले ही बात कर ली है। उदाहरण के लिए, कंप्रेसर का पहिया कौन बनाएगा? यह साफ है, वह टाइटेनियम का होगा। उसे मिलिंग मशीन से काटा जाएगा। यह टाइटेनियम का कंप्रेसर व्हील है जिसका व्यास 300 मिलीमीटर है, इतनी मोटाई का है, और इसे एक ठोस टुकड़े से काटना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसमें कोई खास मुश्किल नहीं है। इसके बाद इसे इन स्पीड्स पर बैलेंस करना होगा। यह थोड़ा ज्यादा दिलचस्प है। तो अगर हम पूरी स्थिति को विस्तार से देखें तो टाइटेनियम धातु से बने इस ठंडे पहिए का निर्माण आखिर कौन करेगा? अब यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। गर्मी को सहन करने वाले विशेष हीट रेसिस्टेंट अलॉय GS6U के माध्यम से या तो इसकी कास्टिंग की जाएगी या फिर रोटर का मुख्य शाफ्ट हो। यह भी अब पूरी तरह से तय हो गया है कि इनका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अलग अलग विशेषज्ञों और टीमों द्वारा अपनी अपनी विशेषज्ञता के अनुसार पूरी निष्ठा से निभाई जाएंगी। फिर हीट एक्सचेंजर, यह भी साफ है कि कौन बनाएगा। बाकी सारी छोटी मोटी चीजें, यह भी तय है कि कौन करेगा। और बॉडी के पार्ट्स, यह भी साफ है कि कौन बनाएगा। मान लीजिए अगर हमने गिन लिया तो अभी तक मैंने यह अंदाजा नहीं लगाया है कि कुल कितने सहनिर्माता होंगे, लेकिन उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं था। अनगिनत बार मना कर दिया गया क्योंकि वहां सटीकता चाहिए और मिश्र धातु भी खास चाहिए। और कुल मिलाकर चूंकि ये एकल उत्पाद है, कोई सीरियल प्रोडक्शन नहीं है, जबकि ज्यादातर कंपनियां जो ऐसे गंभीर उत्पाद बनाती हैं वे सीरियल प्रोडक्शन करती हैं। और ऐसे में एक ही चीज के लिए अपनी पूरी लाइन को बदलना या तो बहुत महंगा पड़ता है या वे करना ही नहीं चाहते। सबसे पहले सब हैरान हो जाते हैं, वाह हमारा सम्मान। हाँ, हम देख सकते हैं बहुत गंभीर काम हुआ है। हैरानी की बात है कि कोई यह कर रहा है और वह भी इतनी क्वालिटी के साथ। लेकिन हम नहीं बना सकते। हमें तो पूरा कारखाना रोकना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने सबको ढूंढ लिया, सब ठीक है। अब आगे का काम है। हम पैसे दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वैसे हम सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे बल्कि सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं। हम इसके लिए असेंबली प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का चयन शुरू कर दिया है, कुछ विशेषज्ञ चुन भी लिए हैं, बस अभी तक उन्हें काम पर रखा नहीं है वगैरह। असेंबली और टेस्टिंग सेक्शन के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी तरह से तैयार कर ली गई हैं। अब हम ये टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, मेथडोलॉजी वगैरह शुरू कर रही हैं। फिर से याद दिला दूं, जो लोग सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट डिरिजेबल का है या माइक्रो टरबाइन का, तो याद दिला दूं कि माइक्रो टरबाइन की शुरुआत कहां से हुई और क्यों हुई। डिरिजेबल्स के लिए एविएशन इंजन उपलब्ध नहीं है। क्या कोई इन्हें बनाता है? नहीं। रूस में या पूरी दुनिया में, और रूस में भी और पूरी दुनिया में भी कुल मिलाकर एविएशन इंजन। ये ऐसा है जैसे पूछना कि क्या हम कोई ऐसा विमान इंजन इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस ग्रह पर मौजूद है। इसका जवाब हो सकता है नहीं कर सकते, या फिर क्यों करें। कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन क्या वो सबसे उपयुक्त होगा?
नहीं होगा। क्या हम भविष्य का कोई शानदार एयरशिप बना पाएंगे? किसी भी हाल में उसमें सोलर पैनल्स तो जोड़े ही जाएंगे। हम हाइड्रोजन को जलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शुद्ध रूप से एक हरित ईंधन है, और टरबाइनों में इसकी क्षमता होती है। तो टरबाइन ही इस सब में सबसे बेहतरीन विकल्प है, और हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास आंद्रेई वेन्यामिनोविच के नेतृत्व में एक बड़ी टीम है, जो हमेशा से सिर्फ इन टरबाइनों पर काम करती रही है और अब खुशी खुशी हमारी मदद कर रही है। संक्षेप में कहे तो भविष्य के बड़े एयरशिप्स के लिए किसी भी हाल में माइक्रो टरबाइनों की ज़रूरत होगी। तब हम जहाज के किनारे लगे इलेक्ट्रिक मोटरों से प्रोपेलर घुमा सकते हैं। सब कुछ शानदार, ज़बरदस्त और बेहतरीन होगा। लेकिन अगर उस समय तक माइक्रो टरबाइन तैयार नहीं होती, तो भी नोवा 8 को उड़ाने का एक विकल्प है। लाइट मोटर एविएशन में एक कॉन्सेप्ट है जिसे ऑटो कन्वर्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए, ऑटो फैक्ट्रियों में टोयोटा या सुब्रू के इंजन लिए जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है और शर्तिया तौर पर उन्हें विमान या यहाँ तक कि एयरशिप पर भी लगाया जा सकता है। इन्हें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ताकि वे घूम सकें। इसके लिए ऑयल सिस्टम में बदलाव करना होगा। तो क्या ऐसा एयरशिप उड़ सकता है? हाँ, उड़ सकता है। क्या उसे सर्टिफाई किया जा सकता है? नहीं। तो क्या नोवा 8 बिना माइक्रो टरबाइन के उड़ान भरेगा? उड़ान तो भरेगा, लेकिन शायद एक व्यावसायिक उत्पाद के रूप में नहीं। अगर वहां कुछ और तरह के विमानन के घूमने वाले इंजन थे, तो वे भी अब उत्पादन में नहीं है। मुझे उनका नाम याद नहीं है। जो लोग जानते हैं वे अच्छी तरह समझते हैं। टरबाइन अब प्रोडक्शन स्टेज पर आ गई है। इसकी अगली मॉडिफिकेशन भी बन रही है। जैसा कि मैंने कहा, हमने इस टरबाइन में ऐसे समाधान डाले हैं ताकि यह निश्चित रूप से बने, निश्चित रूप से चले और सही से काम करे। लेकिन उदाहरण के लिए, इसमें एयर बेरिंग्स हैं जो बिना तेल के चलते हैं, और भी कई समाधान हैं जिन्हें हम अगली टरबाइन में डाल रहे हैं, जिसमें 70% पार्ट्स वही रहेंगे, जैसे कि रिकुपरेटर, बॉडी आदि, और 30% पार्ट्स को अपग्रेड किया जाएगा। इससे टरबाइन हल्की, ज्यादा कॉम्पैक्ट और काफी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें प्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। टरबाइन के बारे में अगर ऐसे ही अपडेट करें तो फिलहाल हालात कुछ ऐसे हैं। अभी इसके बारे में और भी कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि खुद में ऐसी माइक्रो टरबाइन एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसे आसानी से कमर्शियलाइज किया जा सकता है, और जिस पर हमारे पास पहले से ही कुछ अलग अलग निवेशक हैं जो आंद्रे वेन्यामिनोविच के साथ पिछली जिंदगी में काम कर चुके हैं, और उनकी इच्छा है कुल मिलाकर माइक्रो टरबाइनों के प्रोडक्शन के लिए एक अलग एंटरप्राइज बनाने की। निवेशकों की यह इच्छा है। हमारी इच्छा अभी तक इस दिशा में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। कुल मिलाकर इस बारे में बातचीत चल रही है कि वे हमारे देश की सीमा में ही माइक्रो टरबाइनों के प्रोडक्शन के लिए सीधा एक फैक्ट्री बनाने में निवेश करने को तैयार हैं। 300 किलोवाट, 400 किलोवाट और 50 किलोवाट की क्षमता वाली माइक्रो टरबाइनों के लिए। हाँ, यह बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट है। यह माइक्रो टरबाइन 50 किलोवाट की क्षमता वाली है। यह बिल्कुल छोटी है। क्या उनके लिए यह प्रोडक्ट एक तरह की ऊर्जा जनरेटर के रूप में दिलचस्प है? 300 से 400 किलोवाट यह औद्योगिक स्तर की बिजली उत्पादन है। यह वितरित ऊर्जा है। यह एक जबरदस्त बाजार है। वाकई में अविश्वसनीय रूप से बड़ा और संभावनाओं से भरा हुआ बाजार है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे अपनाने में सक्षम हैं। हाँ, यहाँ सब कुछ पहले से ही सोचा समझा गया था। और छोटी टरबाइनों की बात करें तो वे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रेंज एक्सटेंडर के रूप में दिलचस्प हैं। ऐसे एक्सटेंडर, जिन्हें रेंज एक्सटेंडर कहा जाता है, तब इस्तेमाल होते हैं जब कोई हाइब्रिड वाहन होता है जिसमें कुछ ईंधन जलता है लेकिन फिर भी ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक ही रहता है, यानी बैटरी होती है। और बैटरी एक तरह से बफर होती है। वह पूरे रास्ते के लिए नहीं बनी होती,
वह रास्ते में डिस्चार्ज हो जाती है। और रास्ते में उसे चार्ज करता है यह चीज पिस्टन इंजन हो सकती है, उदाहरण के लिए। लेकिन आंतरिक दहन इंजन माइक्रो टरबाइन भी आंतरिक दहन इंजन ही है, बस वह टरबाइन टाइप की होती है। और ये छोटी छोटी सिरेमिक माइक्रो टरबाइन्स जो 50 किलोवाट की होती हैं, उनकी तो लाखों की संख्या में ज़रूरत है, और ऐसे ही उनके उत्पादन के लिए जो कारखाने हैं वे हर महीने 1000 की संख्या में बनाते हैं। इसमें बहुत लोगों की दिलचस्पी है, हमारे देश में भी और बाहर भी, और हमें भी इनकी ज़रूरत है। एविएशन के लिए भी चाहिए, डिरिजिबल्स के लिए भी चाहिए। यह वाकई में एक बहुत ही शानदार उत्पाद है। कुल मिलाकर इनके बारे में हम अलग से बताएंगे, दिखाएंगे। पिछले साल हमने इस बारे में छुपाया था, नहीं बताया था, लेकिन हाँ, वैसे भी मैं सारी बातें एक साथ बता भी नहीं पाता। तुमने यात्रा का जिक्र किया। इस टरबाइन के निर्माण में हमारे कुछ सहनिर्माता चीनी कंपनियां हैं। ये वही कंपनियां हैं जो जनरेटर बनाती हैं। उन्होंने जनरेटर, जैसा कि मैंने पहले बताया, अपनी टरबाइन के लिए खुद डिज़ाइन और तैयार किया था। और जब हमने उनसे सिर्फ जनरेटर के तौर पर ऑर्डर किया तो हमने उन्हें नहीं बताया कि यह टरबाइन के लिए है। लेकिन जब सुधार की प्रक्रिया चल रही थी तो उन्होंने अपने टरबाइन विशेषज्ञों को बताया कि हमारे पास रूसी टरबाइन विशेषज्ञ हैं। उनसे हमारी मुलाकात करवाई। हमने उनसे पूछा कि क्या वे कंप्रेसर व्हील बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, तो उन्होंने 3D मॉडल्स लिए, पुष्टि की कि निर्माण संभव है। और वे सिर्फ निर्माण में ही नहीं बल्कि चीन में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में भी रुचि दिखाने लगे ताकि इन माइक्रो टरबाइनों का उत्पादन किया जा सके, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर मैं शायद जल्द ही वहां जाऊंगा, खास तौर पर इसके निर्माण और इन संयुक्त उद्यमों के बारे में बातचीत करने के लिए। हमें कई तरह के कह सकते हैं। असल में यह बहुत बड़ी खबर है। पता नहीं मैं इतनी शांति से क्यों बोल रहा हूँ। मैं घबराया हुआ हूँ और समझ नहीं पा रहा कि यह बताना चाहिए या नहीं। कुल मिलाकर चीन की तरफ से संयुक्त उद्यम बनाने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, जिसमें हम डेवलपर के तौर पर और वे निवेशक और निर्माता के तौर पर चीन में काम करेंगे। लेकिन शर्तें अलग अलग हैं। किसी की एक शर्त, किसी की दोहरी, किसी की पीनरी। कोई चाहता है कि हमारी टरबाइनों से चीनी बाजार को कवर किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारे लिए छोड़ दिया जाए। अलग अलग हिस्सेदारी के साथ, अलग अलग तरीके से। हमने सबको कुछ तारीखों पर इकट्ठा कर लिया है और मैं जाकर सबके साथ बातचीत करूंगा। हम पहले से कुछ ठोस समझौते तय कर लेंगे और फिर सोचेंगे कि इन संयुक्त परियोजनाओं में आगे कैसे बढ़ना है। और निर्माण के मामले में मैं खुद वहां जाऊंगा, सब कुछ फाइनल करूंगा, कंपनियों में रहूंगा। वहां से वीडियो भी बना सकता हूं, या शायद नहीं बनाऊं, देखेंगे। क्योंकि वहां का उद्यम भी बहुत गंभीर एरोस्पेस से जुड़ा है। हो सकता है कि मेरे फोन को प्रवेश पर ही ले लिया जाए, लेकिन तब आपको मेरी बातों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। क्या किया जा सकता है, देखेंगे। तो ऐसी यात्रा भी बहुत जल्द ही होने वाली है, बिल्कुल नज़दीकी समय में। माइक्रो टरबाइनों के मामले में भी बहुत सारे काम हैं, और सच कहूं तो ऐसे ही काम लगभग हर डिरिजेबल के हिस्से में हैं। हम बस बता ही नहीं पाते। हम अब तक जो भी समय बीता है उसमें इतना कुछ हो रहा है कि हम इसके लिए कोई बढ़िया, ठोस, जानकारी से भरपूर कंटेंट तैयार ही नहीं कर पाए। हम बस समय पर सब कुछ पैक करके और आप तक पहुंचा ही नहीं पाते। बस ऐसे ही वेबिनार में आपको यह सब बता रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि हाँ, किसका इंतजार कर रही हैं? ज़ेन, क्या हो रहा है? वीडियो कहाँ है? बहुत कुछ हो रहा है। उनमें से एक सबसे शानदार वीडियो तो कल शुक्रवार को शाम के करीब ही आ जाएगा, वो भी सीधा लैब से। इसलिए वहाँ ज़रूर एक्टिव रहें। वीडियो बहुत क्वालिटी वाला और ज़बरदस्त है। यह अर्त्योम की व्यक्तिगत इच्छा थी।
वह चाहता था कि वह इस वैक्यूम डिवाइस की असेंबली को अपने साथ अमर कर दे, क्योंकि यह वाकई में अनोखी है। शायद हमारे देश में भी ऐसी गिनती की जा सकती है। अगर एक हाथ की उंगलियां भी मुड़ जाए तो हैरानी होगी। लेकिन माइक्रो टरबाइनों के बारे में तो अलग से एक चर्चा शुरू करनी पड़ेगी। हमने तो शुरुआत भी कर दी है। एक बड़ी लेख लिखा है, आंद्रे वेनिमिनोविच का परिचय कराया है। शायद निकट भविष्य में कभी उन्हें मिलने के लिए बुलाएंगे। हाँ, अगला पॉडकास्ट मैं सुझाव देता हूँ कि उनके साथ करें। साथ ही हम तैयारी भी कर लेंगे और माइक्रो टरबाइनों पर प्रेजेंटेशन भी तैयार कर लेंगे। हमने तो दिमित्री सर्गेविच को भी बुलाने का सोचा था। चलो पहले आंद्रे वेनिमिनोविच को बुलाते हैं। कुल मिलाकर हम सबको यह समझाएंगे कि माइक्रो टरबाइन आखिर है क्या, दुनिया में और कौन इन्हें बनाता है, ये कहाँ इस्तेमाल होती हैं, इनके बाजार कौन से हैं, हमने क्या डिज़ाइन किया है, उसका क्या पोटेंशियल है, उसके कौन से बाजार हैं और आगे हम क्या डिज़ाइन करने की योजना बना रहे हैं। आंद्रे वेनिमिनोविच के बारे में अलग से बात करेंगे। यह सब या तो एक वीडियो के रूप में किया जा सकता है, एक अच्छा जानकारीपूर्ण वीडियो बनाया जा सकता है, और फिर चलिए मिलकर गेन्नादी को यह टास्क देते हैं कि वह माइक्रो टरबाइनों पर एक बड़ा वीडियो बनाएं। फिर आंद्रे के साथ एक वेबिनार, परिचय वेबिनार करें और परिचय वेबिनार के बाद एक वीडियो जारी करें। उदाहरण के लिए इस तरह। बहुत बढ़िया। तो लगता है कि ये ही हमारे पिछले आधे महीने के मुख्य घटनाक्रम थे। मैं सुझाव देता हूँ कि अब हम धीरे धीरे सवालों की ओर बढ़ें। हो सकता है कि ये सब कुछ उतना महत्वपूर्ण न हो, परंतु फिर भी हाँ, ये सच है। हमने पहले ही काफ़ी समय बातचीत में बिता दिया है। मुझे लगता है हमारे पास सवाल भी काफ़ी हैं। सबसे पहले लोग ऑफिस का रिव्यू करने के लिए कह रहे हैं। सबको जिज्ञासा है कि सब कुछ कैसे सेटअप हुआ है। वादा किया था लेकिन अब तक नहीं किया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आने वाले दिनों में मैं तुरंत इसी पर काम करूँगा। मुख्य सवाल ये है कि क्या प्रोजेक्ट रूसी निवेशकों के बिना भी सक्रिय रूप से आगे बढ़ सकता है? क्या सब कुछ ठीक रहेगा? ये सवाल बहुत प्रासंगिक है, सबके मन में है। ज़रूरी बात यह है कि किसी भी हाल में प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। मेरी जानकारी के अनुसार रूसी निवेश केवल लगभग 20 नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण 20 या 30% बाजार का हिस्सा था। सोलार ग्रुप बहुत जल्द एक वेबिनार लेकर आएगा जिसमें आगे की योजना, सभी बारीकियों और काम के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और सभी ज़रूरी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर कोई तुरंत सवाल है तो हमारी तकनीकी सपोर्ट टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है। आप वहां लिख सकते हैं। हर सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। रूसी निवेशकों को कोई छोड़ नहीं रहा है, न ही अनदेखा कर रहा है। जो भी शर्तें पहले तय हुई थीं वे सब बनी रहेंगी, लेकिन जैसी स्थिति है वैसी है, इसलिए हमें रूसी संघ के नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ेगा और हमें उसी के अनुसार ढलना होगा। कोई और रास्ता नहीं है। जैसा मैंने कहा, अभी सटीक तारीख नहीं बता सकता। सोलर ग्रुप सारी ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करने की तैयारी कर रहा है और जैसे ही सब तैयार होगा वे ज़रूर वेबिनार के साथ पूरी जानकारी, अगले कदम और आगे की रणनीति के साथ सामने आएंगे। इसलिए हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। रूस से निवेश बंद होने की स्थिति पर टिप्पणी करें। मैंने टिप्पणी कर दी है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कृपया इस पर अपनी टिप्पणी दें। सच कहूं तो यह स्थिति बहुत ही दर्दनाक और दुखद है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हैं। और वैसे भी यहाँ पैसों की हमेशा से ही काफी तंगी रहती थी। हालांकि यहाँ सुधार के लिए बहुत कुछ किया गया है, जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन वगैरह। और यह जो जगह है, इसका मामला भी ऐसे ही नहीं लटका हुआ है। सब कुछ आखिर में पैसों की कमी पर ही आकर अटक जाता है और अब यह सब भी हो गया। यह जानकर हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ। कुछ लोग तो काफी घबराने भी लगे हैं। हमारे विदेशी पार्टनर और निवेशकों को मैं दिल से सलाम करता हूं। उन्होंने तो जनवरी के समय को अच्छे से संभाल लिया। शायद वे भी डर गए थे कि कहीं इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ गलत न हो जाए। और आम तौर पर सांख्यिकीय रूप से जनवरी का महीना छुट्टियों के बाद ऐसा होता है जब लोग गिफ्ट्स पर अपने पैसे खर्च कर चुके होते हैं। लेकिन इस जनवरी में सारी पुरानी सांख्यिकी गड़बड़ा गई। उन सभी विदेशियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
यह वेबिनार मुख्य रूप से रूसी लोग देखते हैं। हमारे पास इंडिया, अफ्रीका और वियतनाम है, और ये सभी देश बहुत सक्रिय हैं। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। उम्मीद है कि विदेशी साथी इसे आगे भी विकसित करते रहेंगे और 16 ग्रुप रूसी पक्ष से कोई ना कोई सही और उचित तरीका ज़रूर निकालेगा। वास्तविक रूप से देखा जाए तो मेरी उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहराई से काम करना तो इन सभी घटित घटनाओं से काफ़ी समय पहले ही प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से कानूनी दायरे के भीतर लाने में शायद थोड़ा सा समय कम पड़ गया। फिर भी इस पर निरंतर काम चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हमारे विदेशी पार्टनर ही नहीं बल्कि हमारे रूसी पार्टनर भी अपनी पार्टनरशिप गतिविधि को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं, लेकिन ये केवल विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर ही किया जाना चाहिए। रूसी संघ के स्थानीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा करना बिल्कुल भी अनुशंसित नहीं माना जाता है। स्पष्ट रूप से ऐसा करने की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन और भी कई प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। खैर, आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं, जो वर्तमान में रूस में पूरी तरह से प्रतिबंधित या मना है। तो अब सवाल ये है कि एलिंग के साथ हम क्या करेंगे? क्या हम इसे खुद बनाएंगे या फिर इसे किराए पर लेंगे? पिछले साल हमारी मुलाकात एक निजी हवाई अड्डे के मालिक से हुई थी, जिनसे हमने किराए और उनकी ज़मीन पर निर्माण को लेकर बातचीत की थी और समझौते भी तय हो गए थे, जो नए साल के बाद भी यथावत रहे। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें मास्टर प्लान दिया गया। हमने उस मास्टर प्लान पर रेलिंग, जेटी के पॉइंट्स, टैक्सीवे और बाकी सब कुछ अच्छी तरह से चिन्हित कर लिया। पूरी स्कीम अच्छे से बना ली। चलिए ऐसे करते हैं, जब काम शुरू करेंगे उस वक्त तो ठंड बहुत थी और बर्फ भी थी, तो जैसे ही बर्फ पिघलेगी हम शुरू कर देंगे। सारी योजनाएं तैयार हैं। मोटे तौर पर कहे तो फिलहाल जगहों के साथ, हवाई पट्टी के साथ, हैंगर के साथ, हैंगर के निर्माताओं के साथ संपर्क है। किसका इंतजार है? जब तक बर्फ पिघलती है तब तक शुरू करेंगे। वहां भी एक बार में काफी बड़ी रकम चुकानी होगी, और यह रकम कहीं ज्यादा है। किसी ने कहा था, देखो, हवाई पट्टी के लिए पैसे जमा किए गए थे, पैसे खर्च नहीं हुए, सब बढ़िया है। असल में हवाई पट्टी की कीमत 20 मिलियन रूबल थी, और हवाई पट्टी के लिए यह कहा जा सकता है कि यह कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने खुद विज्ञापन देखे हैं वे जानते हैं कि कृषि हवाई पट्टियां 5 मिलियन, 6 मिलियन या 7 मिलियन रूबल में भी खरीदी जा सकती थी, लेकिन वह सिर्फ कागज पर हवाई पट्टी होती है। असल में वह एक मक्का का खेत है जहां पास में बिजली का खंभा तक नहीं है। लेकिन असल बात यह नहीं है। यहां जो हवाई अड्डा बिक रहा है उसकी कीमत सैकड़ों मिलियन रूबल है। हमारे पास इतनी रकम जाहिर है नहीं थी। पिछले साल हमने उसे खरीदने के लिए सोचा भी नहीं था। हाँ, जाकर देखा जरूर था। वहां पहले से ही खुद हवाई अड्डा है, रनवे है, कुछ हैंगर हैं, यहां तक कि होटल भी है, मरम्मत की वर्कशॉप्स भी है, वगैरह वगैरह। वहां कीमत 200 मिलियन, 300 मिलियन, कुछ हवाई अड्डे तो 400, 500 मिलियन और उससे भी ज्यादा के हैं। और वह जो था वह कृषि हवाई अड्डा था, लेकिन पहले से ही व्यवस्थित था। वहां पहले से ही इतना बड़ा हैंगर था कि उसमें नोवा 01 और, मान लीजिए, एरोप्लेन खड़े हो सकते थे, बस गेट्स को थोड़ा बदलना था। वहां पहले से ही एक छोटा घर था जिसमें रात गुजार सकते थे, बिजली थी, पानी था और बाकी सुविधाएं भी थी। कीमत थी 20 मिलियन रूबल। हम उसे खरीदने वाले थे, लेकिन हमें वह नहीं बेचा गया, क्योंकि उन्होंने तय किया कि वे उसे अपने पास ही रखेंगे और उनके दस्तावेजों में भी कुछ समस्याएं थी। क्योंकि हमने सौदा नोटरी के जरिए शुरू किया था, नोटरी दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। एक चीज, दूसरी, तीसरी चीज को फिर से बनवाना था, तो हमने सोचा, चलो छोड़ो। उसी समय उनके हैंगर में किराए पर कुछ और विमान भी आ गए। कुल मिलाकर उनकी मासिक आय बढ़ गई और वे बोले, हाँ, अब तो ठीक ही है, बेचने की जरूरत नहीं। बस
और तब हमने भी योजना बनाई थी कि हम वहाँ 9 से 2 के लिए एक न्यूमोकारकास हैंगर लगाएंगे। और मैं यह कहना चाहता हूँ, किसी ने कहा था कि हमने पैसे खर्च नहीं किए, वे पैसे वैसे ही हैं। अगर आप हवाई अड्डे की कीमत और 9 से 2 के लिए न्यूमोकारकास हैंगर की कीमत जोड़े तो वह 9 से 8 के लिए न्यूमोकारकास की आधी कीमत से भी कम होगी। और फिर यह फैसला लिया गया कि सीधे 9 से 8 के लिए न्यूमोकारकास बनवाया जाए। सबसे पहले इसलिए क्योंकि हमने 9 से 2 के लिए न्यूमोकारकास में काफ़ी देर कर दी थी। बहुत सारे पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, ताकि बाद में फिर से बहुत पैसे खर्च करने पड़े। बेहतर है कि पहले वाले को छोड़ ही दें। और हमने इस हवाई अड्डे के मौजूदा मालिक से भी बड़े हैंगर और बड़े डिरिजेबल्स के लिए ही बात की थी। उसके पास इतनी जगह है कि नोवा 2 और नोवा 8 दोनों के लिए काम किया जा सके। तो बस ऐसा ही है। क्षेत्र के हिसाब से यह अब कहाँ है? काफी दूर है, लेकिन फिलहाल मुझे इसमें कोई खास तुक नजर नहीं आता। जब वहां जाऊंगा तो एक वीडियो भी बनाएंगे। जब पन्यूमो फ्रेम के लिए नीम की स्लैब डालना शुरू करेंगे, तब सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। शायद हर इंजन को उसकी अपनी एनर्जी मैनेजमेंट के लिए ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ सकते हैं। ये शायद इलेक्ट्रिक मोटरों के बारे में बातचीत के संदर्भ में है। और इस तरह सब कुछ ऑप्टिकल फाइबर के जरिए नियंत्रित किया जाएगा। हर इंजन के साथ उसकी अपनी छोटी टरबाइन होगी, तो आखिरकार सब कुछ शायद इसी ओर जाएगा। क्या अगले साल या इसी साल बड़े आकार का एरोप्लेन बनाने की योजना है? इस साल तो यही चाहेंगे कि नोवा 01 प्रोडक्ट में सिर्फ एक उड़ती हुई लैबोरेटरी, डायनामिक कॉपी या एरोप्लेन के रूप में ही नहीं, बल्कि 2 भी आए। हाँ, इसकी योजना है। जैसे ही हमारे एरोप्लेन के हाई स्पीड डायनामिक टेस्ट पूरे हो जाएंगे, हम समझ पाएंगे कि उसकी एरोडायनामिक्स की थ्योरी प्रैक्टिकल में कितनी मेल खाती है। अगर कुछ सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे, अगर बॉडी में कुछ सुधारना पड़ा तो वो भी कर लेंगे। और हाँ, फिर हम शुरू करेंगे, लेकिन इस बार हम लैबोरेटरी मॉडल नहीं, बल्कि एक पूरा प्रोडक्ट बनाएंगे, एक छोटा हाइब्रिड एयरशिप। लेकिन क्या वही वॉल्यूम रहेगा? लगभग उतना ही। कुछ खास विचार है कि नोवा 01 का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और ऐसे ही विचार एरोलेट के लिए भी सामने आएंगे। 01 की बात करें तो अभी उसका वॉल्यूम 130 क्यूबिक मीटर है, लेकिन हम फिलहाल 200 से 300 क्यूबिक मीटर के बीच विचार कर रहे हैं। मैं अभी सटीक आंकड़े नहीं बताऊंगा, लेकिन हम 200 से 300 क्यूबिक मीटर के बीच देख रहे हैं। हमारे पास एक क्लासिक शेप का डिरिजेबल होगा, लेकिन अब वह एक प्रोडक्ट के रूप में होगा, जिसमें प्रोडक्ट की खूबियां होंगी, यानी उसे किसी और को ऑपरेशन के लिए दिया जा सकता है, न कि सिर्फ वही लोग चला सकते हैं जिन्होंने इसे बनाया है। यह ज्यादा सुरक्षित, भरोसेमंद वगैरह होगा। और एरोलेट के साइज के बारे में भी हम परीक्षणों के बाद तय करेंगे, लेकिन वहां भी लगभग सब कुछ साफ हो जाएगा। संभव है कि एरोलेट अपने मौजूदा साइज में ही रहे। यहाँ पर मुख्य सवाल ये पूछा गया था कि क्या वॉल्यूम को और अधिक बढ़ाने की कोई विशेष योजना बनाई गई है? क्या हम नया, बड़े आकार का उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं? असल में संसाधन की बचत के कारण हम फिलहाल सिर्फ 9 से 2 पर फोकस कर रहे हैं। बाकी सब कुछ न्यूनतम संसाधन और न्यूनतम ध्यान के साथ किया जा रहा है। अगर किसी समय पर हमारी संसाधन की कमी खत्म हो जाती है, एरोलेट बना रही हैं, टेस्ट कर रही हैं, क्योंकि थ्योरी अपनी जगह है, प्रैक्टिकल अपनी जगह। प्रैक्टिकल में यह अभी खुद को कैसे दिखाता है, इससे थ्योरी को भी सपोर्ट मिलेगा और हाइब्रिड के पक्ष या तो मजबूत होंगे या कमजोर। चलिए अब हम विस्तार से देखते हैं कि भविष्य में यह सब आगे किस प्रकार से चलता है। हमारी आगामी योजनाओं में निश्चित रूप से अत्याधुनिक हाइब्रिड एयरशिप्स का निर्माण करने की महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी तरह से शामिल हैं।
बशर्ते कि उन्हें भविष्य के बाजार में अपनी कोई विशेष उपयुक्तता या सही उपयोग की जगह प्राप्त होती है। क्योंकि उनकी उपयोगिता की सीमा कभी सिमटती नजर आती है तो कभी बहुत अधिक बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिलहाल तो ये सारी बातें केवल थ्योरी और कागजों तक ही सीमित है। अब हमें प्रैक्टिकल में गहराई से देखना होगा कि वास्तव में आगे क्या होता है। दिमित्री सर्गेयविच, जो एरोलेट टाइप के एयरशिप्स के मुख्य विचारक हैं, यह उन्हीं की रचना है, उनके अपने बच्चे जैसी है। उनका मानना है कि 40 टन तक के हाइब्रिड एयरशिप्स आर्थिक रूप से व्यावहारिक हैं, इनका उपयोग संभव है वगैरह। 40 टन से ऊपर के बारे में वे फिलहाल नहीं सोचते, लेकिन क्लासिक डिजाइन वाले लोग भी इन 40 टन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलकर एक समस्या आती है जो एयरशिप के ढांचे से जुड़ी है। एरोडायनामिक बॉडी सही आकार की नहीं होती, यानी वह गोल नहीं होती, बल्कि जटिल आकार की होती है। और जब भी आप किसी नरम चीज पर दबाव डालते हैं तो वह गोल आकार लेने की कोशिश करती है। गैर गोल आकार बनाने के लिए आपको शेल्स को भारी बनाना पड़ता है और आंतरिक मेम्ब्रेन बनानी पड़ती है। इसका मतलब यह है, आप एक छोटा हाइब्रिड उपकरण बनाते हैं, लेकिन यह खुद ही इतना भारी हो जाता है कि उड़ते समय आप इस पर उपयोगी भार नहीं लाद सकते। कुल मिलाकर तुरंत एक बड़ा और कठोर उपकरण बनाने के लिए न तो पैसे हैं, न समय और न ही इच्छा। अगला हाइब्रिड उपकरण कैसा होगा और किस आकार का होगा, यह अभी कहना मुश्किल है। कुछ निश्चित विकास है जहां हम अब आगे बढ़ रहे हैं। ये अर्धकठोर वायवीय फ्रेम वाले पतवार हैं। एक रास्ता है, उदाहरण के लिए नोवा 2 के आकार में एरोलेट जैसा हाइब्रिड एयरशिप बनाना, जो नोवा 2 के 500 किलोग्राम के मुकाबले 2 टन तक का भार उठा पाएगा। यह निश्चित रूप से एक बड़ा अंतर है। क्या हम इसे बनाएंगे या नहीं, इसका फैसला हम ऐसे नहीं करते कि बस हाँ या ना कह दे। हमारे पास स्पष्ट नियम है, एक वैज्ञानिक तकनीकी परिषद है जिसमें ये सारे फैसले लिए जाते हैं। कम से कम वैज्ञानिक तकनीकी दृष्टिकोण से हमें इस परियोजना की व्यवहार्यता को सिद्ध करना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसके बाद इसमें वित्तीय पक्ष भी जुड़ता है, यानी फिलहाल यह सब नोवा 2 के दायरे में है। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का कुल मिलाकर जवाब दे दिया है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड की ज़रूरत है जो हीलियम को दूर धकेल सके, एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैप्सूल। क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? इस विषय पर अब तक विभिन्न प्रकार के कई गहन वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान हुए हैं, जहां हीलियम को इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज देने की निरंतर कोशिश की गई है और किसी न किसी तरह उसे रोकने या दूर करने का प्रयास किया गया है। हमारे लिए वर्तमान में यह पूरी तरह से मुख्य प्राथमिकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लक्ष्यों में यह दर्ज है। इसे सफलतापूर्वक करने के लिए कुछ विशेष वैज्ञानिक तरकीबें मौजूद हैं, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं है। इसके लिए भी बहुत ही गहरी विशेषज्ञता और अत्यधिक परिष्कृत एवं बेहद उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मेगावाट क्षमता वाले इंपल्स नैनोसेकंड जनरेटर का निर्माण करना। तब सैद्धांतिक रूप से शायद कुछ प्रक्रिया काम कर सकती है और हमें विश्वास है कि कभी ना कभी हम निश्चित रूप से वहां तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करेंगे। शुभ संध्या। क्या आप नोवा 8 अगले साल लॉन्च करेंगे या बाद में? अगर इस साल शेल निर्माण के साथ सब कुछ ठीक से सेट हो गया, सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा, तो हम इसी साल नोवा 8 का शेल बनाना शुरू कर देंगे। शुरू करना तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कम से कम वेल्डिंग तक पहुंच पाएंगे। अभी हम नोवा 8 के शेल के लिए मटेरियल ऑर्डर करने की स्टेज में हैं, क्योंकि यह 2 जैसा नहीं है। यह ज़्यादा मजबूत है, इसके लिए ज़्यादा सख्त मानक हैं। अगर हम इस साल, मान लीजिए साल की शुरुआत में इसका ऑर्डर देते हैं, तो यह हमें कहीं गर्मी के बीच या पतझड़ में मिलेगा, और इसका मतलब है कि हम निर्माण शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब बाकी सब चीज़ें भी धीरे धीरे तैयार होती जाएंगी
और अगले साल हमें नोवा 8 देखने को मिलना चाहिए। ये तो 2027 की बात हो गई। तो अगला सवाल ये है, अगर माइक्रो टर्बाइनों का सीरियल प्रोडक्शन एक अलग दिशा के रूप में शुरू हो जाता है तो क्या यह एरोनोवे के लिए मुनाफा लाएगा और उसी के अनुसार उनसे डिविडेंड भी मिलेगा? हमने अभी तक इस बारे में सीधे तौर पर चर्चा नहीं की है कि हाँ या ना, लेकिन अगर यह एरोनोवा के दायरे में विकसित होता है तो यह तर्कसंगत है कि हाँ। अगर इसे एक अलग कहानी, एक अलग बिजनेस के रूप में शुरू किया जाए तो यह इतनी बड़ी शाखा है जिसमें पूरी तरह से अलग और जटिल काम होता है। उदाहरण के लिए, डिरिजेबल लाइनअप बनाते समय अपने लिए टरबाइन डिजाइन करना, कहीं उसे बनवाना और फिर किसी से उसे प्रोड्यूस करवाना, यह एक बात है। लेकिन एक अलग बिजनेस के रूप में इसे विकसित करना, सीरियल प्रोडक्शन सेटअप करना, यह बिल्कुल अलग बात है। और ऐसे आइडिया भी थे कि माइक्रो टर्बाइनों को एक अलग प्रोजेक्ट के रूप में अपनी फंडिंग के साथ लॉन्च किया जाए, लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं है। और चूंकि यह पहले साल एरोनोवा के तहत विकसित हुआ, तो जाहिर है कि अगर माइक्रो टर्बाइनों को अलग किया जाता है तो एरोनोवा को भी कुछ हिस्सा मिलेगा। अगर अलग किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ एरोनोवा का होगा, यानी नए निवेशकों का भी। बिल्कुल। ठीक है, मेरे सवाल जैसे ख़त्म हो गए हैं। मैं अभी जल्दी से एक बार और चेक कर सकता हूँ। समझने के लिए, सामान्य रूप में अभी एक छोटी सी टीम वेतन पर काम कर रही है जो एयरशिप के निर्माण के दायरे में काम कर रही है। माइक्रो टर्बाइनों के सीरियल प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री बनाना 3 अरब रूबल का है। तो मोटे तौर पर लोग अभी तक एरोनोवा में जितना पैसा लगा चुके हैं उसमें से सिर्फ माइक्रो टर्बाइनों पर खर्च हुई रकम घटा दें और फिर उसे 3 अरब से भाग दें, तो इस सीरियल प्रोडक्शन में उनकी हिस्सेदारी बहुत ही सशर्त रह जाएगी। तो क्या और भी सवाल हैं? तो अभी एयरशिप के लिए माइक्रो टर्बाइन की अपेक्षित दक्षता KPR क्या है? यह लगभग उतना ही है जितना सबसे प्रभावी डीजल इंजनों का होता है। सटीक आंकड़ा तो आंद्रे वेनियामिनोविच से पूछना चाहिए ताकि वही इसे स्पष्ट करें। जब हमने टरबाइन के बारे में बताया था तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे, अरे इसकी दक्षता कम है, यह बहुत ज्यादा ईंधन खपत करती है। लेकिन वह उस रिकुपरेटर के साथ नहीं है जो 95% गर्मी को वापस लौटा देता है। वहां पर यह थोड़ा अलग तरीके से काम करने लगती है। उनकी दक्षता और ईंधन की प्रभावशीलता डीजल पिस्टन इंजनों के करीब पहुंच जाती है और एक समय के बाद तो उन्हें पीछे भी छोड़ देती है। असल में अब लड़ाई प्रतिशत के हिस्सों के लिए 1% या आधे प्रतिशत के लिए हो रही है, इसलिए मैं सटीक आंकड़ा नहीं बताऊंगा। आंद्रे वेनियामिनोविच आपको वह सैद्धांतिक आंकड़ा बताएंगे जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं और आने वाले निकट भविष्य के विकासों के बारे में भी बताएंगे जो हमें देखने को मिलेंगे, और आगे की संभावनाओं के बारे में भी और सैद्धांतिक सीमाओं के बारे में भी वह बता सकते हैं। तो हम एक अच्छा, उच्च गुणवत्ता वाला ऐसा अवलोकन करेंगे। हम सब कुछ करेंगे। क्या अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के रूप में ट्रेन या हवाई जहाज़ की तरह डिरिजेबल्स, हवा में उड़ने वाले जहाज़ के निर्माण की योजना है? अगर कोई ग्राहक होगा तो हम निश्चित रूप से जो भी चाहेंगे सब कुछ बना देंगे। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल क्रूज लाइनर ही उपयुक्त लगता है, क्योंकि हर देश की जमीन खूबसूरत, बड़ी, अनोखी और समृद्ध है। हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से आप ज्यादा कुछ नहीं देख सकते, समुद्र, महासागर या नदी में तैरते हुए भी नहीं, लेकिन डिरिजेबल से शायद हाँ देखा जा सकता है। फिर भी आजकल अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात हवाई जहाज़ों से बहुत शानदार तरीके से व्यवस्थित है और वहां प्रवेश करने यानी लोगों या माल को ले जाने का कोई मतलब नहीं है, और डिरिजेबल कभी भी इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। अगर कभी कुछ बड़ा और भारी या फिर बहुत बड़ा लेकिन हल्का सामान ले जाना हो और उसमें कोई आर्थिक तर्क हो तो निश्चित रूप से ऐसे ट्रैफिक धीरे धीरे बन सकते हैं। उदाहरण के लिए चीन, यूरोप, अमेरिका
यानी सिल्क रोड जैसा कोई मार्ग जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है और कुछ काम भी हुआ है। पिछले साल की शुरुआत में हमने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात की थी जिनका मालवाहक ट्रैफिक बहुत बड़ा है और वे खुद इस नतीजे पर पहुंचे कि वे डिरिजेबल से वही सामान ले जाना चाहेंगे जिसे ट्रेन, हवाई जहाज या किसी और चीज से ले जाना फायदेमंद नहीं है। अगर डिरिजेबल होता तो यह बहुत शानदार होता और निश्चित ही ऐसे माल और मालवाहक ट्रैफिक भी मिल जाएंगे और कभी ना कभी यह सब व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन आप समझते हैं, यह सब उद्योग के शुरुआती दौर में नहीं होता जब हर कोई छोटे छोटे फायदे के लिए संघर्ष कर रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि शुरुआत में बात उन जगहों को भरने की होगी जहां अभी कोई नहीं है। वहां फायदेमंद है, वहां अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और इसी से आगे विकास भी जारी रह सकता है। वहां प्रतिस्पर्धा करने का कोई मतलब नहीं है जहां पहले से ही बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, खासकर जब आपके पास एक बड़ा बाजार है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात वैसे भी बहुत प्रतिस्पर्धी बाजार है, लेकिन वहां आगे बढ़ने के लिए जगह जरूर है। डिरिजेबल के साथ तो वाकई बहुत दूर तक जाया जा सकता है। वैसे यहाँ एक कमेंट आया है कि एरोप्लेन बादलों से मिल जाता है, तो आप उसके किनारों पर चमकीले डिज़ाइन या रंगीन लिवरी बना सकते हैं। हम कर सकते हैं, बस इस पर नहीं। मैंने शायद पहले समझाया था कि ये इस रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि कपड़े में एक ऐसा घटक होता है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से कपड़े को खराब होने से बचाता है, इसलिए इसका रंग ऐसा है। भविष्य में जाहिर है डिजाइन बनाने और उन पर अलग अलग रंगों और सामग्रियों से कुछ चित्रित करने की योजना है, लेकिन इसमें पैसे और समय दोनों लगते हैं, डिजाइन तैयार करने से लेकर उसे बनाने तक। फिलहाल इसमें समय और पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूं आसमान में ये मिल जाते हैं जैसे अदृश्य मोड में हूं। वैसे यहाँ पूछा गया है, क्या आपको एयरलैंडर परियोजना के हाइब्रिड एयरशिप की दुखद किस्मत परेशान नहीं करती? बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। उन्होंने जिस रास्ते पर कदम रखा उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। उन्होंने विश्व एयरशिप निर्माण के अनुभव में बहुत कुछ जोड़ा है और अब हम उनके अनुभव के आधार पर सब कुछ सही तरीके से कर सकते हैं। एक और सवाल है कि हाइब्रिड पर ऑर्डर क्यों नहीं है? अजीब है, आपकी दाहिनी हाथ को नहीं पता कि बायां क्या कर रहा है। सवाल समझ में नहीं आया। क्यों हाइब्रिड पर ऑर्डर नहीं है? और साथ ही यहाँ कहा गया है कि आपकी दाहिनी हाथ को नहीं पता कि बायां क्या कर रहा है। कुल मिलाकर हाइब्रिड पे ऑर्डर क्यों नहीं है? हाइब्रिड के लिए अग्रिम ऑर्डर है। उदाहरण के लिए देश के भीतर 3 टन, 20 टन, 60 टन के ऑर्डर थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एयरशिप हाइब्रिड होना चाहिए, लेकिन वे विशेषज्ञ ग्राहक के रूप में काम कर रहे हैं, यानी वे समझते हैं कि वे क्या ऑर्डर कर रहे हैं। वे कहते हैं, हमें बिना बैलास्ट के लोडिंग अनलोडिंग चाहिए, यानी एयरशिप को आना है, 3 टन छोड़ना है और उड़ जाना है, और इसके लिए उसे हाइब्रिड होना चाहिए। हमारे पास उसे बैलास्ट करने का कोई तरीका नहीं है, वापसी की लोडिंग नहीं होगी। ग्राहक तो है, बस सवाल यह है कि क्या हम इस काम को क्लासिक शेप के एयरशिप से कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हम इसे हाइब्रिड से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और क्या ग्राहक ने पैसे दिए? नहीं, हम अभी प्रोजेक्ट स्टेज पर हैं, यह इतना जल्दी नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा, तकनीकी रूपरेखाएं तैयार की जा रही हैं, गणनाएं की जा रही हैं। मांगे सिर्फ इतनी नहीं है कि मुझे 3 टन का हाइब्रिड चाहिए, वहां सब कुछ गणना किया जाना चाहिए, जिसमें तकनीकी रखरखाव, उसका ग्राउंड स्टोरेज और मरम्मत, टीम और सब कुछ शामिल है। बड़े ग्राहक ऐसे ही बड़ी रकम नहीं देते। पूरी वैज्ञानिक थीसिस पहले तैयार की जाती हैं। यह तो समझ में आता है कि कोई वैज्ञानिक थीसिस तैयार करने के लिए पैसे देने को तैयार है, और कोई कहता है, नहीं, आप खुद बनाइए और अपनी क्षमताएं दिखाइए। दोनों तरह के लोग होते हैं। तो एक और सवाल, क्या आप क्षेत्रों पर कोई प्रतिक्रिया देंगे या फिर सीधे चीनियों के पास जाएंगे? मैंने सवाल को थोड़ा दोबारा पूछा है। एक ग्राहक है, हम 1 साल से ज़्यादा समय से बात कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वह फंडिंग के लिए तैयार है।
क्या आप क्षेत्रों पर कोई प्रतिक्रिया देंगे या आखिरकार चीनियों के पास जाएंगे? कुछ समझ में नहीं आया। किस बारे में फिर से? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह शायद किसी बात का संदर्भ दे रही हैं। शायद जी हाँ, बिल्कुल सही। देखेंगे। मैं बस वस्तुनिष्ठ रूप से स्थिति का आकलन कर रहा हूं। अंद्रे वेन्यामिनोविच ने अपनी काफी लंबी जिंदगी में रूसी निवेशकों और ग्राहकों के साथ काम किया है। उनके पास प्रोजेक्ट्स थे और सफल प्रोजेक्ट्स भी रहे हैं। लेकिन ऐसा भी अनुभव रहा है कि रूस में भी ऐसे लोग मिले जिनसे समझौते हुए, पैसे भी मिले, सब कुछ किया गया, लेकिन रास्ते में डेवलपर और डेवलपमेंट दोनों ही खो गए। और चीन में भी कई बार, कई सालों तक कोशिशें की गईं, लेकिन वे भी बेकार रहीं। इसलिए मुझे किसी खास ग्राहक के बारे में नहीं पता। मुझे यह बात संदर्भ के हिसाब से टरबाइनों से जोड़नी लगी। हम अभी अपने लिए और अपने नई जनरेशन की एयरशिप्स के लिए खुद ही बना रहे हैं, और अगर कहीं किसी तरह से संयुक्त उद्यम बनाने का मौका मिलता है और कोई हमारी मदद करना चाहता है, तो हम इससे इनकार नहीं करेंगे, चाहे हमारे देश में हो या चीन में। हाँ, क्यों नहीं? इसी के साथ मुझे लगता है कि अब हमारे आज के सभी सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। यह पूरा सत्र वास्तव में काफी लंबा चला और बहुत ही विस्तृत रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस समय हमारे इस विशेष वेबिनार को लाइव देख रहे हैं, तो यह जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके द्वारा पूछे गए इन महत्वपूर्ण सवालों, उनके जवाबों और इस विषय में इतनी गहरी रुचि दिखाने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आप में से बहुत से लोग शायद रूसियों की वर्तमान स्थिति और इस पूरी कहानी के बारे में विस्तार से सुनना चाहते थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 16 ग्रुप की टीम जल्द ही इन सभी विषयों पर अपनी ओर से आधिकारिक जवाब देगी। हमारे यहाँ प्रक्रियाएं जोरों पर हैं, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। जब लोगों ने देखा कि एरोलेट उड़ रहा है, तो सच में बहुत से लोग प्रेरित हो गए। वाह, नोवा 01 उड़ रहा है। डिरिजेबल बनाने वाले देख रहे हैं। अभी तो और भी बहुत कुछ होगा जब आप बड़ा वाला देखेंगे। वे तो देख चुके हैं। लेकिन जब एरोलेट ने उड़ान भरी, तो वे भी हैरान रह गए, और भले ही वीडियो क्लिप्स छोटी थी, लेकिन वे चारों ओर फैल गईं और हवाई जहाज वाले भी देख रहे थे, हेलीकॉप्टर वाले भी देख रहे थे। सबकी रुचि जाग गई, सब उत्साहित हो गए। माइक की जगह असुविधाजनक है, उसके नीचे बैठना पड़ रहा है। जब क्लासिक डिरिजेबल ने असल में उड़ान भरी, तो लोगों के दिमाग में यही था, डिरिजेबल, क्लासिक, सॉसेज जैसी चीज उड़ रही है, उड़ती है तो मजेदार लगता है। लेकिन जब एरोलेट ने उड़ान भरी, जिसकी शक्ल पहले से ही अजीब है और वह बिल्कुल अलग तरीके से उड़ता है, तो उसने असली दिलचस्पी जगा दी। यह देखकर बहुत खुशी और प्रेरणा मिली। कई लोग अलग अलग कंपनियों से फोन कर रहे हैं, खास तौर पर इसी क्षेत्र से जुड़े लोग। वे आकर देखना चाहते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली और शानदार लोग भी वहां आए थे, जो हमारी एक बहुत बड़ी रूसी कॉरपोरेशन से ताल्लुक रखते हैं। ये युवा लोग अपने खुद के विशेष क्षेत्र के साथ आए थे। वे भी ड्रोन तकनीकों पर ही काम करते हैं, लेकिन विशेष रूप से जमीनी स्तर की प्रणालियों पर। उन्होंने जब हमें देखा तो कहा, वाह, ये आखिर क्या चीज है, चलिए हम सब मिलकर कुछ बहुत ही नया और क्रांतिकारी सोचते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एरोलेट का वह एक छोटा सा वीडियो ही काफी था, जिसने उन सीमित हलकों में काफी बड़ी हलचल मचा दी थी। और अब जैसे ही मौसम पूरी तरह से साफ होगा, हम फिर से एक बार वैसी ही हलचल मचाएंगे। मैं वास्तव में चाहता हूं कि आगे चलकर यह और भी ज्यादा बड़े स्तर पर हो। हमारे पास छोटे नोवा भी आसमान में उड़ेंगे और हमारे क्लासिक एरोलेटिक भी शान से उड़ेंगे। और जब हम नोवा 2 को पहली बार हवा में ऊपर उठाएंगे, तो वो वाकई में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी। सच में देखा जाए तो हमने सिर्फ 2 छोटे उड़ने वाले पैकेट्स के माध्यम से पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अब आगे क्या होगा? कुल मिलाकर सब कुछ बहुत ही अच्छा और सकारात्मक ही होगा। इसी के साथ शायद अब हम विदा लेंगे। दोस्तों, आप ज़रूर हमें कमेंट्स लिखें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें। आपके लिखने और प्रतिक्रिया देने से हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हम ये सब आपके लिए भी कर रहे हैं।
जानकारी साझा करें, समझदारी से। बस हम इस विषय को लोकप्रिय बना रहे हैं कि डिरिजेबल्स एयरशिप्स कितने शानदार और कमाल के हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें कि ये विषय वापस आ रहा है, कि जल्द ही हम अपने सिर के ऊपर डिरिजेबल्स देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहें कि वे हमारे सिर के ऊपर दिखें। और हम कोशिश करेंगे कि खासकर रूस में ये एक तरह से फ्लैगशिप बने और एक ऐसी ऊंचाई तय करें जिसकी ओर सब बढ़ना चाहें। तो अब हम विदा लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों, फिर मिलेंगे चैट्स में टेलीग्राम पर। वीडियो का इंतजार करें। अगली बार कब आएंगे? अब फरवरी में ही, किसी भी हाल में, लेकिन शायद महीने के आखिर में ही। अब हम हर 2 हफ्ते में एक बार करते हैं, लेकिन किसी भी हाल में घोषणा ज़रूर करेंगे और आपको बताएंगे। हमारे हिसाब से 2 हफ्ते बाद यानी 12 फरवरी को है, और 12 फरवरी को विदेशी निवेशकों का एक ग्रुप हमारे एरोड्रम पर आना चाहता है, ताकि वे देख सके कि डिरिजेबल कैसे उड़ती हैं। तो या तो हम वेबिनार को एक दिन आगे बढ़ा देंगे या फिर 1 हफ्ते बाद करेंगे, यानी 12 को नहीं बल्कि 1 हफ्ते बाद। तो मिलते हैं फिर। हाँ, सभी का धन्यवाद। अलविदा। सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना।